CH11 खतरनाक मुकाबला। नैरेटर सीनियर स्टूडेंट की घोषणा सुनकर सभी स्टूडेंट्स उत्साहित थे कि एक और उड़ता हुआ सीनियर बोला। उद्घोषक 2, आप लोग जल्दी ही इस जगह से चले जाएंगे, लेकिन जब तक आप रियल टाइम सिचुएशन यानी कि असलियत में जो समस्याएं सामने आती हैं, उन्हें झेलेंगे नहीं, उनका सामना नहीं करेंगे, तब तक आप सही अर्थों में यहाँ के ग्रेजुएट नहीं कहला सकते। हालांकि आपकी सुरक्षा आपकी खुद की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसलिए हमारा सुझाव है कि अगर कोई आफत सामने आए तो एक दूसरे की तलाश करने या दूसरे लोगों की मदद करने से पहले खुद को बचाएं। नैरेटर सभी स्टूडेंट हाँ में सिर हिला रहे थे जैसे सब कुछ समझ रहे हो। क्वार्टरली परीक्षा से पहले हर शिकार के मौसम में यूनिवर्सिटी एक सुनिश्चित क्षेत्र को तैयार करवाती थी जो अधिकारियों के निरीक्षण में होता था। हालांकि कुछ ज्यादा जिगरे वाले बहादुर स्टूडेंट्स घने जंगल वाली ऊपरी पहाड़ियों में भी चले जाते थे और खतरों का सामना करते थे, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी अनुमति नहीं थी। तभी एक और सीनियर स्टूडेंट्स ने आसमान से एक घोषणा की जिसे सभी बहुत ध्यान से सुनने लगे। उद्घोषक 3, क्वार्टरली परीक्षा के दौरान यूनिवर्सिटी एक घर वापसी कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है जिसे शहर के कई लोग देखने आएंगे। और हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ के माता पिता भी हों जिन्हें निमंत्रण भेजा गया होगा। इसलिए सुनिश्चित करें कि इस कार्यक्रम के दौरान आप अपना बेहतरीन प्रदर्शन करें और अपने घर वालों और शहर के लोगों को जो दर्शक बनकर आएंगे उन्हें निराश न करें। नैरेटर ये ऐसी जानकारी थी जो ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता थी, लेकिन सीनियर्स अपना काम कर रहे थे। क्वार्टरली एग्जाम के समय होने वाली परीक्षाएं और गतिविधियां बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती थी, शहर के लिए भी और यूनिवर्सिटी के लिए भी। क्वार्टरली परीक्षाएं महत्वपूर्ण थी क्योंकि बहुत से बच्चों का भविष्य इन्हीं के आधार पर निर्धारित होता था। यूं तो हर महीने में कई छोटे बड़े एग्जाम होते रहते थे, मगर वो उन बच्चों पर फोकस करते थे जिनकी परफॉर्मेंस किसी एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में बुरी होती थी। अनाउंसमेंट करके जादूगर क्लब के सीनियर स्टूडेंट्स उड़ते हुए पर्वतमालाओं की तरफ चले गए। नीचे जमीन पर मैदान में बने अखाड़े में उपस्थित स्टूडेंट्स का समूह उत्साह से लबरेज हो गया। सारे के सारे स्टूडेंट्स इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेना चाहते थे और बाकी सबसे बेहतर करना चाहते थे। मिस लोकमुद्रा ने मयंक से पूछा कि क्या वो इस स्पर्धा के लिए तैयार था और उसके पास कोई रणनीति थी। मयंक ने मिस लोकमुद्रा से पूछा कि रणनीति से उनका क्या मतलब था। मिस लोकमुद्रा ने उसे समझाते हुए कहा कि लोकमुद्रा, ये मौका तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम कौस्तुभ के साथ जा सकते हो ताकि तुम सुरक्षित भी रहो और वो तो अच्छा परफॉर्म करेगा ही। उसके साथ रहने से तुम्हारी भी ग्रेड सुधर जाएगी। नैरेटर लेकिन मयंक ने नमे अपना सिर हिला दिया और बोला कि इस बार वो ऐसा नहीं करने वाला था। अभी कुछ ही दिन पहले तो वो पहाड़ से लौटा था, पोए 20 दिन वहां बिताने के बाद। इसलिए उसने सोचा कि उसे अपने आप को इस झंझट और परेशानी से बचाना चाहिए। मिस लोकमुद्रा ने सोचा कि इरावती द्वारा ठुकराए जाने से मयंक परेशान था, इसलिए उसने मयंक को समझाने के लिए कहा कि लोकमुद्रा, अभी तुम बहुत छोटी उम्र में हो, रिलेशनशिप ही सब कुछ नहीं होती। अगर एक बार कोई ठुकराया जाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो उम्मीद छोड़ दे। नैरेटर साफ था कि मिस लोकमुद्रा मयंक के लिए फिक्रमंद थी। मयंक ने अपनी नजरें उठाई और फौरन मिस लोकमुद्रा की हॉट बॉडी को अपनी आंखों से स्कैन किया और बोला, मयंक, आपको तो मालूम होना चाहिए कि मैं इतना छोटा भी नहीं। मिस लोकमुद्रा एक पल के लिए अवाक रह गई। जल्द ही उसने महसूस कर लिया कि मयंक उस पर लाइन मार रहा है। उसे गुस्सा आया और वो चिल्लाकर मयंक से बोली कि लोकमुद्रा, तुमसे तो कोई उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए। नैरेटर और मिस लोकमुद्रा वहां से चल दी। मिस लोकमुद्रा को इतने गुस्से में देखकर मयंक ने कहा कि आपकी मर्जी। लोकमुद्रा रुकी नहीं, वो फटाफट मयंक से दूर चली गई। तभी कौस्तुभ ने मयंक से कहा कि कौस्तुभ, यार तुझे मिस लोकमुद्रा के बारे में सोचना चाहिए। नैरेटर मयंक असमंजस में आ गया और उसने कौस्तुभ से पूछा कि उनके बारे में मयंक को क्या सोचना चाहिए। कौस्तुभ बहुत गंभीरता से बोला, कौस्तुभ, वो पत्नी बनाने के लिए एक अच्छी उम्मीदवार हो सकती है। नैरेटर मयंक ने फ्रस्ट्रेशन में अपना हाथ अपने माथे पर मार लिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई अपने दोस्तों से इतना प्रभावित हो सकता है कि उनकी सोच के साथ साथ उनके बातचीत के तरीके को भी अपना ले। कौस्तुभ के साथ तो यही हो रहा था। यूनिवर्सिटी में इन दिनों बहुत सारी एक्टिविटीज होने वाली थी। ज्यादातर स्टूडेंट्स इन एक्टिविटीज को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। स्टूडेंट्स ग्रुप्स बनाकर पर्वतमालाओं की तरफ बढ़ रहे थे। ऐसा हर साल होता था, लेकिन कुछ ही दिनों में उनमें से ज्यादातर निराश, पराजित और घायल होकर लौट आते थे। और यूनिवर्सिटी के टीचर्स और अधिकारियों को उम्मीद थी कि इस साल भी टोटल में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स लौट आएंगे। हालांकि टीचर्स और सीनियर स्टूडेंट्स पहाड़ियों में छिपे हुए होते थे ताकि वक्त पड़ने पर जूनियर स्टूडेंट्स की मदद कर सके, लेकिन सबको पता था कि कुछ स्तर के राक्षस स्टूडेंट्स के लिए एक बुरा सपना साबित होने वाले थे। ये परीक्षा दरअसल एक तरह से एक रेखा खींचती थी। वो स्टूडेंट जो शारीरिक रूप से फिट होते थे और मानसिक रूप से भी, वो परीक्षा आसानी से पार कर लेते थे, लेकिन वो स्टूडेंट जिनका अपनी सोच पर या अपने शरीर के मूवमेंट पर कंट्रोल नहीं था, वो अक्सर इस परीक्षा के पहले चरण में ही बाहर हो जाते थे। सारे स्टूडेंट्स पहाड़ी के नीचे बेस कैंप पर इकट्ठे हो गए। लड़कों का एक बड़ा समूह इरावती को देख रहा था। उसने लाल रंग का ट्रैक सूट पहना था और इस रंग में वो बहुत ज्यादा आकर्षक लग रही थी। इरावती के साथ एक बहुत ही हैंडसम लड़का था जिसे देखकर हर कोई सवाल कर रहा था कि वो कौन था। तभी एक जासूस टाइप लड़के ने जवाब दिया, स्टूडेंट, वो रेशमी बालों वाला खूबसूरत लड़का माया का चचेरा भाई है। उसका नाम आकाश है और वो अपने परिवार की शान है। वो अपने सातों चक्र जागृत कर चुका है और इसके साथ साथ बहुत से क्लबों की परीक्षाएं भी पास कर चुका है। शिकार की इस प्रतिस्पर्धा में वो इरावती का साथी है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि शिकार करते करते वो। नैरेटर, इस लड़के ने यह बात इस अंदाज में कही थी कि बाकी लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि शायद शिकार के बहाने इरावती और आकाश का टांका भिड़ जाएगा। लेकिन किसी ने भी इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन सभी को ये लगा कि ये लड़का इरावती का ठुकराया हुआ कोई मजनू था जिससे रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हो रहा था और इसलिए वो इरावती के बारे में ऐसी बात कर रहा था।
सभी स्टूडेंट्स उसे तरस के भाव से देख रहे थे। इन स्टूडेंट्स में से कुछ सोच रहे थे कि कोई चक्कर चलाकर इरावती और उस लड़के को थोड़ा दूर कर दे, लेकिन तारा के होते हुए ये काम आसान नहीं था। लड़कों का ये समूह इस वक्त ये सोच रहा था कि काश यहाँ मयंक होता और इतने हैंडसम लड़के को इरावती के साथ देखता तो कितना जलता भुनता। दिलजलों को अक्सर दूसरे पिटे हुए आशिक के बारे में बात करके सुकून मिलता है। आकाश इस समूह में से बहुत लड़कों से देखने में बहुत अच्छा था और ज्यादा काबिल भी। इसलिए लड़कों ने अपना टारगेट फिर से मयंक को बना लिया और गपशप करते हुए कहने लगे कि बेचारा मयंक शायद इसलिए दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि इरावती ने उसे सबके सामने इतनी बुरी तरह से रिजेक्ट किया था कि उस बेचारे का दिल टूट गया होगा और उसने क्वार्टरली एग्जाम्स में हिस्सा लेने के इरादे को छोड़ दिया होगा। उधर आकाश इरावती के साथ पहाड़ पर चढ़ाई करने लगा और आह भरते हुए ये बेचारे वन साइड लव वाले लड़के इधर उधर की बातें करने में लगे। जल्द ही ये खबर मयंक तक भी पहुंच गई। उसे ये सुनकर बड़ा अजीब लगा कि बिना कुछ किए भी वो एक कहानी में त्रिकोण का तीसरा बिंदु बना दिया गया। इरावती और आकाश के बीच प्रेम था या नहीं ये तो अभी कोई नहीं कह सकता था, लेकिन मयंक का नाम बीच में घसीटकर एक त्रिकोण जरूर बना दिया गया था। मयंक के मन में एक बार भी इरावती का पीछा करने का ख्याल नहीं आया था, लेकिन वो उससे नाराज जरूर था। ये प्यार व्यार नहीं था बल्कि जंग थी, सीधी शुद्ध लड़ाई। पर लड़ाई में दुश्मन की हर मूवमेंट पर नजर रखना जरूरी होता है, लेकिन फिर भी इस वक्त मयंक ने इरावती पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके पास क्वार्टरली परीक्षा पास करने के लिए एक और जरूरी काम था और वो था कि उसे एक और चक्र जागृत करना था। मयंक ने दिन भर की एक्टिविटीज चुपचाप सामान्य तौर पर की और शाम ढले वापस आ गया। कुछ दिनों बाद हॉस्टल के कमरे में मयंक चुपचाप मेडिटेशन कर रहा था। उसके पूरे शरीर पर सूर्य की जलती हुई लपटें थी। उसके शरीर का हर जोड़, हर मांसपेशी और हड्डी उस जलती हुई आग से ऊर्जा प्राप्त कर रही थी। उसके पास अब ये जानक आ रही थी कि उसकी आंतरिक ऊर्जा का स्रोत सूर्य था और इस बात से उसे ये संकेत मिल गया था कि उसे अग्नि तत्व की तकनीकों में ध्यान देना चाहिए था क्योंकि वो उसमें सबसे बेहतर कर सकता था। जब वो अभ्यास के लिए राजगीर पर्वतमालाओं में गया था तो वहां उसने पौधों में लकड़ी तत्व और झरने में जल तत्व को देखा था और उनकी ताकतें भी मयंक को मिल चुकी थी। हालांकि उसने कभी अपनी आंतरिक शक्ति के स्रोत सूर्य की शक्ति से इन शक्तियां की तुलना नहीं की थी क्योंकि ये तो उसके पास अचानक ही आ गई थी। वो सोचने लगा कि क्या उसकी शक्तियां की भूख बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, कहीं वो लालची तो नहीं हो रहा। तभी किसी के कदमों की आहट सुनाई दी और मयंक ने अपनी मेडिटेशन को बंद कर दिया और सामान्य होकर बैठ गया। मयंक से बात करके अभी कुछ ही देर पहले कौस्तुभ बाहर गया था और वो इतनी जल्दी अगर लौट कर आया था तो जरूर कोई महत्वपूर्ण बात थी, वरना वो इस तरह से मयंक को उसकी मेडिटेशन के बीच में परेशान नहीं करता। मयंक ने उससे पूछा कि क्या हुआ। कौस्तुभ थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था और उसके हाव भाव से मयंक को ये बात समझ आ चुकी थी कि कुछ न कुछ भयानक हुआ है, तभी ये इस तरह सीधा मयंक की मेडिटेशन के समय वहां आ गया था। कौस्तुभ की नजरें जैसे ही मयंक से मिली, उसने मयंक को बताया कि कुछ स्टूडेंट्स पहाड़ से भागकर नीचे आ रहे हैं और बहुत डरे हुए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने प्रतिस्पर्धा के लिए निर्धारित क्षेत्र में एक बहुत बड़े अजगर को देखा है। मयंक को भी ये सुनकर हैरानी हुई कि स्टूडेंट्स के लिए तैयार किए जाने के बावजूद शिकार के मैदान में अभी भी एक अजगर मौजूद था। जितना बड़ा अजगर कौस्तुभ ने बताया था, उसकी उपस्थिति पूरे के पूरे शहर को दहशत में ला देने के लिए काफी थी। ज्यादातर इतने बड़े अजगर अमेरिका के जंगलों और सुनसान झीलों में पाए जाते हैं। इसके अलावा अफ्रीका और मलेशिया में भी पाए जाते हैं। इतना बड़ा अजगर वाकई ताकतवर था और उसके यहाँ होने का मतलब था खतरा। कौस्तुभ ने मयंक को बताया कि कुछ स्टूडेंट्स इतना डर गए थे कि वो एक दूसरे से बात करते हुए कसम खा रहे थे कि वो वापस पहाड़ी पर नहीं जाएंगे और कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना था कि अगर अजगर के होने की बात सच थी तो यूनिवर्सिटी को प्रतिस्पर्धा बंद कर देनी चाहिए थी और पहले उस अजगर को पकड़वाने का इंतजाम करना चाहिए था क्योंकि उसके वहां होने से स्टूडेंट्स की जान खतरे में पड़ सकती थी। क्या वाकई पहाड़ों में कोई खतरनाक जानवर छुपा था या ये महज एक अफवाह थी? जानने के लिए सुनते रहिए महाबली मयंक, सिर्फ पॉकेट FM पर। CH-12 अजगर या ड्रैगन। नैरेटर मयंक फुर्ती से खड़ा हुआ और उसने कौस्तुभ से कहा कि चलो सैर पर चलते हैं। दोनों फटाफट पहाड़ की तलहटी पर पहुंचे तो वहां बेस कैंप में कई स्टूडेंट्स अभी भी मौजूद थे। इन सभी स्टूडेंट्स ने पहाड़ पर चढ़ने से इनकार कर दिया और कहा कि वो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। मयंक और कौस्तुभ दौड़कर पहाड़ की तरफ बढ़े तो दोनों ने देखा कि स्टूडेंट्स के कई समूह अभी भी पहाड़ी से नीचे आ रहे थे और ये बात उन दोनों को बहुत असामान्य लगी। तभी एक तेजी से नीचे आ रहे स्टूडेंट्स ने कौस्तुभ से कहा कि वो ऊपर क्यों जा रहा है। ऊपर एक बहुत विशाल अजगर है जो कई सैकड़ों साल पुराना है और किंवदंती के अनुसार राक्षसी अजगर था। कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि उसके मुंह से खून निकल रहा था जबकि कुछ कह रहे थे कि उसके मुंह से आग निकल रही थी। जितनी मुंह उतनी बातें। मयंक और कौस्तुभ ने एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा। ये अजगर था, राक्षस था या ड्रैगन? पहाड़ से लगातार स्टूडेंट्स के समूह नीचे आ रहे थे। ज्यादातर स्टूडेंट्स बहुत निराश और उदास लग रहे थे क्योंकि प्रतिस्पर्धा को बीच में छोड़कर उन्हें नीचे आना पड़ रहा था। तलहटी पर खड़े प्रशिक्षक अजगर निकलने की बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। उन्हें यही लग रहा था कि जिन स्टूडेंट्स ने ऐसा दावा किया है उन्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मयंक और कौस्तुभ आगे बढ़ चले। तभी पहाड़ी पर चढ़ रहे मयंक की नजर इरावती पर पड़ी। उसके लाल ट्रैक सूट पर धूल की एक परत चढ़ चुकी थी, लेकिन अभी भी उसका चेहरा साफ, सुंदर और दीप्तिमान बना हुआ था। इरावती बहुत अच्छे मूड में लग रही थी और अपने साथ चल रहे आकाश से हंस हंस के बातें कर रही थी। इरावती और आकाश को एक साथ देखने के बाद कई स्टूडेंट्स मयंक की तरफ देखने लगे। ये सभी उसका रिएक्शन जानना चाहते थे। तभी इरावती की नजर मयंक पर पड़ी और आकाश के साथ उसकी बातचीत रुक गई। इरावती के अचानक चुप हो जाने से आकाश चौंक गया और उसका ध्यान इरावती पर गया। आकाश ने इरावती की नजर का पीछा किया तो कुछ दूरी पर खड़ा मयंक उसे नजर आया। गर्व से ओतप्रोत चेहरा, मुस्कुराती आंखें और लापरवाह स्वभाव। मयंक पर एक नजर डालकर आकाश में नजर फेर ली,
लेकिन मयंक ने इन दोनों पर अपना ध्यान न देते हुए कौस्तुभ की तरफ मुड़ते हुए पूछा, मयंक, क्या तुम्हें लगता है कि यह वाकई अगर कोई अजगर या खतरनाक जानवर होता तो यूनिवर्सिटी हमें यहाँ भेजती? नैरेटर कौस्तुभ थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ। मयंक ने कौस्तुभ से कहा कि इससे पहले कि पूरे के पूरे इलाके को सील कर दिया जाए और किसी का भी वहां आना जाना बंद कर दिया जाए, बेहतर था कि वो लोग पहाड़ की चोटी पर जाकर उस दानवी जानवर को देख कर आए। इतना कहते ही मयंक तेजी से पहाड़ के ऊपर की तरफ चढ़ने लगा और उसके साथ साथ कौस्तुभ भी। आसपास खड़े लोग हैरानी से उसे देखने लगे और इरावती तो जैसे सदमे में आ गई। मयंक दौड़ता हुआ ऊपर की तरफ आ रहा था, लेकिन इरावती को पूरी तरह से नजरअंदाज करता हुआ वो उसकी बगल से आगे बढ़ गया। इरावती के होंठ खुले और हिले रहे जैसे कि वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन जब वो उसके ठीक पास से गुजरा तो इरावती को समझ में आया कि मयंक उसके पास नहीं आ रहा था, बल्कि ऊपर पहाड़ी पर जा रहा था। नीचे जाने वाले रास्ते पर संभल कर अपने कदम रखते हुए वो सोच रही थी कि कहीं उसके द्वारा की गई सरेआम बेइज्जती ने मयंक को इतना परेशान तो नहीं कर दिया कि उसने अपनी जान खतरे में डालने का सोच लिया। कौस्तुभ भी तेजी से मयंक के पीछे चल पड़ा और इरावती पर एक उड़ती सी नजर डालकर उसे और आकाश को वहीं खड़ा छोड़कर आगे चल दिया। नीचे उतरते हुए इरावती ने एक स्टूडेंट कहते हुए सुना, स्टूडेंट, वो दोनों पागल हो गए हैं क्या? ऐसे वक्त में वो पहाड़ पर वापस क्यों जा रहे हैं? हर कोई स्टूडेंट इस वक्त पहाड़ से अपनी जान बचाकर नीचे आ रहा है और ये दोनों ठीक इसके उलट ऊपर की तरफ जा रहे हैं। क्या ये दोनों अपनी जान के दुश्मन हैं? नैरेटर, आम स्टूडेंट्स के लिए वैसे भी मयंक की सोच और उसके लॉजिक को समझना मुश्किल था, लेकिन आज मयंक को खुद नहीं पता था कि वह क्या कर रहा है। ड्रैगन या अजगर जिस किसी के भी बारे में स्टूडेंट्स कह रहे थे, वो असलियत में तो कभी देखा नहीं गया था, सिर्फ किस्से कहानियों में सुना गया था। जो विवरण और डिटेल्स बेस कैंप में स्टूडेंट्स बता रहे थे, उसके अनुसार जरूरी तौर पर ये ड्रैगन ही था। कौस्तुभ भी जानना चाहता था कि ड्रैगन कैसा दिखता है। पहाड़ की चोटी की ओर जाने वाली मुख्य सड़क को बंद कर दिया गया था। नालंदा यूनिवर्सिटी के सीनियर स्टूडेंट पूरे रास्ते की नाकाबंदी करके थोड़ी थोड़ी दूरी पर पहर आ दे रहे थे। पहाड़ों से निकलकर नीचे की तरफ आने वाले लोगों को ही वहां से गुजरने दिया जा रहा था। यह अच्छा था कि मयंक और कौस्तुभ इसके लिए तैयार थे। उन्होंने मुख्य रास्ते से दूर एक छोटी सी पगडंडी पकड़ ली, जो एक तरह का शॉर्टकट था। वे अपने रास्ते में कई मुश्किलों से गुजरे, लेकिन इन बाधाओं ने केवल उनकी जिज्ञासा को बढ़ाया और साथ ही साथ एक कबाब के उनके संदेह की पुष्टि की। उन्हें शक था कि स्टूडेंट्स के मनोबल को परखने के लिए जानबूझकर मुश्किलें खड़ी की गई हैं, ताकि स्टूडेंट्स प्रतिस्पर्धा से वापस लौटे और केवल वही ऊपर पहुंचे जो वाकई काबिल हो। दोनों को ही शक था कि ये असलियत में कोई राक्षस या ड्रैगन या अजगर नहीं था, बल्कि यूनिवर्सिटी के द्वारा बिछाया गया कोई जाल था, ताकि स्टूडेंट्स की बहादुरी की जांच की जा सके। थोड़ा आगे जाने के बाद कौस्तुभ ने मयंक से पूछा कि कौस्तुभ, आखिर हमें किस दिशा में जाना चाहिए? हम आंख बंद करके यूं ही पूरे पहाड़ पर भटकते नहीं रह सकते। नैरेटर, मयंक ने कौस्तुभ की बात को सुना और मजबूत इरादे के साथ कहा कि मयंक, हमें उस तरफ जाना चाहिए जहां से बड़ी संख्या में लोगों को नीचे की तरफ निकाला जा रहा है। नैरेटर, कौस्तुभ तुरंत समझ गया और वो उस इलाके की तरफ चल पड़े जहां से सबको निकालकर लॉकडाउन लगाया जा रहा था। पहाड़ काफी बड़ा था। उन्हें चढ़ते चढ़ते शाम होने आई। सूरज ढल चुका था और हल्का अंधेरा हो गया था, इसलिए मयंक और कौस्तुभ के लिए बिना किसी की नजर में आए पहाड़ पर चढ़ते रहना आसान था। मयंक ने कौस्तुभ से कहा कि कौस्तुभ, ऐसा लग रहा है कि ऊपर की तरफ लोग कम हैं। ज्यादातर पहरेदार नीचे की तरफ ही थे। मेरे ख्याल से हम लॉकडाउन एरिया में पहुंच गए हैं। अब हमें अपनी किस्मत को परखने के लिए यहीं पर इंतजार करना चाहिए। नैरेटर, इतना कहकर मयंक ने अपनी थकी हुई आंखों को आराम देने के लिए पास ही एक बड़े से पेड़ के तने के साथ अपने पीठ टिकाए और आराम से बैठ गया। रात का अंधेरा आसमान में फैलने लगा था और पूरे के पूरे जंगल में सन्नाटा था। कोई राक्षसी गतिविधि यहाँ बिल्कुल नहीं हो रही थी। कम से कम ऐसा होने के कोई आसार तो नजर नहीं आ रहे थे। मयंक के साथ साथ कौस्तुभ भी एक पेड़ के नीचे बैठ गया और आराम करने लगा। अभी कुछ ही पल बीते थे कि अचानक आसमान में जोरदार बिजली चमकी और पूरे जंगल में रोशनी हो गई। इस एरिया के सभी पहरेदार सावधान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मयंक और कौस्तुभ सोचने लगे कि क्या जिस आग उगलने वाले जानवर की बात की जा रही थी वो यही था। फिर से गड़गड़ाहट हुई और बिजली की चमक पिछली बार से ज्यादा दिखाई दी। मयंक इस अजीब से नजारे को देखकर उत्साहित भी हुआ, लेकिन साथ ही घबराया भी। तभी कहीं दूर से एक आवाज सुनाई दी, पुरुष स्वर, अरे अजगर नहीं है, ये तो ड्रैगन है, सचमुच का ड्रैगन। नैरेटर, अगले ही पल झटके के साथ मयंक अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसकी आंखें अपने सामने आसमान पर टिकी हुई थी और पेड़ों के झुरमुट के पीछे उसे एक झूमता हुआ ड्रैगन दिखाई दिया। ये कम से कम 2000 फीट लंबा होगा। तभी अचानक वो ड्रैगन गायब हो गया और फिर किसी दूसरी जगह पर प्रकट हो गया। ये लगातार अपने मुंह से गड़गड़ाहट जैसी बहुत तेज आवाजें निकाल रहा था और आकाशीय बिजली से भी ज्यादा तेज आग जैसी रोशनी अपने मुंह से निकाल रहा था। कौस्तुभ ने आसमान की तरफ देखा। वह जो महसूस कर रहा था उसे शब्दों में बयां करना असंभव था। तभी ऊपर आसमान में कुछ इंसानी आकृतियां उभरी। ये बहुत चमकीली थी और साधारण लोगों को इन्हें देखते ही पता लग जाता था कि यह बहुत शक्तिशाली व्यक्ति थे। उन्हें सर्वश्रेष्ठ में भी सर्वश्रेष्ठ कहा जाता था। इन आकृतियों के बीच में एक और आकृति दिखाई दी। ये एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति लग रहा था और काफी सुंदर था। उसके प्रकट होते ही बाकी लोग थोड़ा पीछे हट गए। स्पष्ट था कि इस व्यक्ति का बहुत ज्यादा सम्मान किया जाता था। अधेड़ उम्र के सुंदर व्यक्ति ने आकाश में उड़ते हुए ही उस ड्रैगन प्राणी की तरफ इशारा किया जो अब बैठकर आराम कर रहा था और बोला, प्रोफेसर, ये कोई ड्रैगन नहीं है। ये सिर्फ ड्रैगन की तरह दिखता है और उसी की तरह बर्ताव करता है। इस प्राणी को जानबूझकर यहाँ छोड़ा गया था। सोचो, जिसने एक ऐसा प्राणी बना दिया जो पूरी तरह से ड्रैगन की नकल कर सकता है, वो लोग वाकई किसी असली ड्रैगन के संपर्क में रहा होगा।
अगर वाकई असली ड्रैगन होता तो अभी तक हम सब के सब आक्रमण झेल रहे होते और काफी लोग मारे गए होते। नैरेटर, सभी उड़ते हुए लोगों ने हामी भरी और वो वरिष्ठ व्यक्ति आगे बोला, प्रोफेसर, भले ही ये असली ड्रैगन नहीं है लेकिन हम सब अभी भी ये नहीं जानते कि नालंदा यूनिवर्सिटी के इलाके में इसकी उपस्थिति का क्या मतलब है। नैरेटर, तभी उस अधेड़ उम्र वाले आदमी की नजर मयंक और कौस्तुभ पर पड़ी। वो व्यक्ति बोला, प्रोफेसर, आप दोनों में काफी हिम्मत है। नैरेटर, इस वाक्य को सुनकर मयंक और कौस्तुभ को ये पता चला कि इस पहाड़ पर वे दोनों अकेले नहीं थे बल्कि और भी कई लोग थे जिन्होंने इस प्राणी के बारे में दूसरों से सुनकर घबराकर पहाड़ नहीं छोड़ा था। शायद ये सब लोग भी इस पौराणिक प्राणी के बारे में जानकारी जुटाने के लिए उत्सुक थे। हवा में उड़ रहे पुरुषों में से एक इन दोनों लड़कों से बोला, आदमी एक, बदमाश लड़कों, संपूर्ण लॉकडाउन एरिया घोषित होने के बावजूद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस इलाके में आने की। नैरेटर, मयंक और कौस्तुभ दोनों ने इस बात को सुना। कौस्तुभ जवाब सोचने लगा लेकिन मयंक ने आकाश में झूमकर आग उगलते उस ड्रैगन के अलावा कुछ नहीं सोचा। वो उसकी हरकतों को याद करता रहा। तभी मयंक के शरीर को जैसे काट मार गया। उसके शरीर के अंदर अजीब से स्पंदन और हरकतें होने लगी। ड्रैगन की गड़गड़ाहट जैसे उसके शरीर के अंदर से होने लगी और उसे अब वो आग उगलता हुआ ड्रैगन साफ साफ दिखाई देने लगा। मयंक की निगाहें इस ड्रैगन पर थी और उसकी हर हरकत गहराई से मयंक के दिमाग में जमने लगी थी। उसकी आंखों के ऊपर भौहों के बीच अचानक बिजली की एक चमक पड़ी और वो ड्रैगन उसके ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। ड्रैगन की गड़गड़ाहट के भयानक स्पंदनों ने मयंक के पूरे शरीर को अपने कब्जे में ले लिया। ड्रैगन तेज शक्ति लगात हुआ गहराई से गुर्राने लगा। मयंक जैसे किसी सम्मोहन में था। वो अब इस अवस्था से मुक्त नहीं हो पा रहा था। ड्रैगन की हर हरकत उसके दिमाग में गहराई से असर कर रही थी। उस भयानक ड्रैगन को अपने और ज्यादा पास आते देखकर मयंक थोड़ा सा घबराया लेकिन जैसे उसके पैरों ने जवाब दे दिया था, वो चलकर उस ड्रैगन के सामने से हटने में खुद को असमर्थ पाने लगा। क्या मयंक इस खतरनाक ड्रैगन का सामना कर पाएगा या अनुभव की कमी के कारण उसका शिकार हो जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए महाबली मयंक, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH13 परी के घर में। नैरेटर, ड्रैगन को मयंक की तरफ आता देखकर कौस्तुभ जोर से चिल्लाया ताकि मयंक सावधान हो जाए लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नकली ड्रैगन मयंक की तरफ बढ़ता हुआ रहा था और मयंक चाहकर भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। ड्रैगन ने मयंक पर बहुत तेज गति से हमला किया और अगले ही पल मयंक को ऐसा लगा जैसे ड्रैगन छलांग मारकर उसकी आंखों के बीच के स्थान से उसके दिमाग को चीरकर उसके शरीर में प्रवेश कर गया है। उसकी चीख निकल गई और उसका मन कांप उठा और उसकी चेतना तितर बितर हो गई। उसे अपने मन के अंदर एक आवाज सुनाई दी, SFX रिवर्ब और मेटालिक ओनली दिस डायलॉग वॉइस, तो आखिरकार तुम बड़े हो गए हो। नैरेटर, और अगले ही पल मयंक का शरीर पीठ के बल जमीन पर सीधा गिर गया। आकाश में उड़ रहे पुरुषों का समूह उत्सुक था। वो ये जानना चाहते थे कि यह क्या हो रहा था। उनकी नजर मयंक के गिरे हुए शरीर पर टिकी थी। उनमें से एक बोला, पुरुष एक, कितना बदकिस्मत लड़का है। ऐसा लगता है कि उस पर नकली ड्रैगन ने हमला किया है। SFX एक्स्ट्रा बेस एंड एको डिस्टेंट वॉइस। नैरेटर, तभी एक दूसरा बोला, पुरुष दो, ऐसा मत कहो। वो लड़का तो बहुत साहसी था। चलो देखते हैं उसके साथ कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। SFX एक्स्ट्रा बेस एंड एको डिस्टेंट वॉइस। नैरेटर, आकाश में उड़ रहा अधेड़ उम्र का सुंदर आदमी बोला, प्रोफेसर, वो लड़का बिल्कुल ठीक है। अभी फिलहाल के लिए उसे मेरे हवाले कर दो। मैं उसे होश में लाऊंगा और उसकी जांच भी करूंगा। नैरेटर, सभी ने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि कौस्तुभ का सोचना इस बारे में थोड़ा अलग था। वो इस बारे में कुछ कहना चाहता था और फौरन बोला, कौस्तुभ सर, क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ? नैरेटर, अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, प्रोफेसर, तुम अपने दोस्त की चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। मैं फिलहाल उसे यूनिवर्सिटी रेसिडेंशियल एरिया लेकर जा रहा हूँ। नैरेटर, इस आदमी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसकी वजह से सभी लोग उस पर भरोसा करने के लिए तैयार हो जाते थे और कौस्तुभ भी तैयार हो गया। फिर भी कौस्तुभ ने कहा, कौस्तुभ, उसका ध्यान रखिएगा सर, प्लीज। नैरेटर, तेज हवा की आवाज आई और आसमान में उड़ रहे सभी लोग उड़कर वापस जाने लगे। मयंक को लेकर वो अधेड़ व्यक्ति भी चल दिया। कौस्तुभ वापस आ गया। SFX हैवी विंड। नैरेटर, आखिरकार जब मयंक को होश आया तो उसे अपने शरीर में जरा सा भी दर्द महसूस नहीं हुआ और इस बात से उसे बहुत हैरानी हुई। उसकी चेतना उसे वापस पहाड़ पर ले गई और उसे याद आया कि गड़गड़ाहट और बिजली के साथ उड़ता हुआ ड्रैगन उसकी तरफ आया था और उसके शरीर में प्रवेश कर गया था। मयंक को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वास्तव में वो ड्रैगन उसके दिमाग में प्रवेश कर गया था। वो सहम गया। बेहोश होने के बाद क्या हुआ उसे याद नहीं था। ऑफिशियली आध्यात्मिक तौर पर थोड़ा सा विकसित होने के बाद से वो 2 बार बेहोश हो चुका था। मयंक सोचने लगा कि इस बेहोशी से अगर उसे कुछ फायदा होने वाला है तो 1-2 और बार और बेहोश होने में भी वो परेशानी महसूस नहीं करेगा। तभी उसे लगा कि जैसे कुछ गड़बड़ है। उसने अपने शरीर पर नजर डाली तो महसूस किया कि उसने जो कपड़े पहने थे वह उसके अपने नहीं थे। उसके लिए ये भी साफ था कि वह अपने छात्रावास के कमरे में नहीं था। खड़े होकर मयंक ने दरवाजा खोला और देखा कि वह एक शांत सुरुचिपूर्ण घर में था। दरवाजे के ठीक सामने एक आंगन था जहां एक युवती चुपचाप बैठी हुई चित्र बना रही थी। उसके बगल में एक अधेड़ उम्र का पुरुष बैठा था जो आराम से बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था। पूरा दृश्य शांतिपूर्ण था, कहीं खतरे का कोई नामो निशान नहीं। दबे पांव, बिना कोई आवाज किए मयंक कमरे के दरवाजे से बाहर निकला और आंगन में बैठी उस युवती के पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसकी निगाह युवती के चित्र पर पड़ी। वह एक विशेष प्रकार के कागज का उपयोग कर रही थी और वह चित्र नहीं बना रही थी, वो लगातार कुछ लिख रही थी। ये कुछ शब्द थे जो आध्यात्मिक थे। थोड़ा और गौर से देखने पर मयंक हैरान रह गया। उसके सामने बैठी ये जवान लड़की भोजपत्रों पर कुछ मंत्र और श्लोक लिख रही थी। तभी वो आदमी बोला कि ये एक रक्षा कवच है।
मयंक मन ही मन सोचने लगा कि अगर ऐसा कोई रक्षा कवच उसे मिल जाए तो उसकी शक्तियां कितनी बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये शानदार था। आदमी ने अपने हाथ में पकड़ा चाय का प्याला नीचे रखा और मयंक की तरफ देखते हुए उससे पूछा, प्रोफेसर, क्या तुमने ऐसा कुछ पहले कभी देखा है? नरेटर, मयंक ने फौरन कहा कि व्यक्तिगत रूप से तो नहीं, लेकिन हाँ, यूनिवर्सिटी की किताबों में जरूर देखा है। भोजपत्र पर रक्षा के मंत्र लिखकर उन्हें धातु में रखकर रक्षा कवच का निर्माण किया जाता है। वह आदमी मुस्कुराया और मयंक से पूछा कि क्या वो सीखना चाहेगा। मयंक ने मुस्कुराकर हाँ में अपना सिर हिला दिया। काम तेजी से चल रहा था। मयंक एक रक्षा कवच लेख लिखने वाले का महत्व समझता था। एक जादूगर होना मुश्किल था, लेकिन एक रक्षा कवच बनाने वाला व्यक्ति होना और भी ज्यादा दुर्लभ और महत्वपूर्ण था। साथ ही ये एक ऊंचे दर्जे का व्यवसाय भी था। कोई भी रक्षा कवच बनाने वाला व्यक्ति एक प्रतिभाशाली जादूगर भी होता है। तभी युवा लड़की ने अपने हाथ में पकड़ी कलम नीचे रखी, मयंक की तरफ देखा और बोली, शाश्वती, तुम वाकई उतने ही बेशर्म हो जितना कि यूनिवर्सिटी में सब कहते हैं। नरेटर, मयंक ने परवाह नहीं की, बस मुस्कुरा दिया और उस लड़की की खूबसूरती देखकर बोला, मयंक, अरे परी, तो हम दोबारा मिल गए। नरेटर, ये लड़की और कोई नहीं बल्कि शाश्वती थी। वही शाश्वती जिसकी काबिलियत और खूबसूरती के चर्चे पूरी यूनिवर्सिटी में हुआ करते थे। वो न केवल अपनी बेजोड़ सुंदरता के लिए मशहूर थी, बल्कि इस बात के लिए भी कि उसने यूनिवर्सिटी में पहले साल एडमिशन लेते ही धमाका किया था और उसके बाद हर परीक्षा में अव्वल नंबरों से सफलता हासिल की थी। अधेड़ उम्र का व्यक्ति जो एक प्रोफेसर था, उसने मयंक से पूछा कि प्रोफेसर, तुम्हें शाश्वती सुंदर लगती है? नरेटर, और मयंक ने मासूमियत से कहा, मयंक, सर, ये इंसानी खूबसूरती तो है ही नहीं, ये तो परी है, परियों जैसी मासूम सुंदरता वाली। नरेटर, मयंक को मन ही मन ये तो पता चल गया था कि प्रोफेसर और शाश्वती के बीच कोई रिश्ता था, इसलिए उनके सामने शाश्वती की तारीफ करना जरूरी था। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए मयंक से कहा कि वो बातें बड़ी अच्छी बना लेता था। उन्होंने अपना चाय का प्याला उठाया और चाय पीने लगे। उन्होंने मयंक को ये भी कहा कि इस यूनिवर्सिटी में अगर व्यक्ति सीखना चाहे तो हर किसी से कुछ न कुछ सीख सकता था। फिर प्रोफेसर ने मयंक से कहा कि अगर भविष्य में अगर वो कुछ और सीखना चाहे तो उन्हें अपना गुरु बनाकर उनके पास आ सकता था। शाश्वती अपने पिता की तरफ देखते हुए हैरान थी, क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से उसके पिता ने यूनिवर्सिटी के छात्रों को घर बुलाकर पढ़ाना बंद कर दिया था। उनका ये नियम तोड़ने के लिए और एक अपवाद बनने के लिए मयंक को बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली छात्र होना चाहिए था। वो सोचने लगी, क्या वाकई मयंक उतना प्रतिभाशाली है? मयंक ने फौरन साष्टांग दंडवत करते हुए प्रोफेसर को प्रणाम किया। उसने पूरे आदर से वरिष्ठ व्यक्ति का सम्मान किया और कहा कि मयंक, आज से आप मेरे गुरु हुए। अपने छात्र मयंक का प्रणाम स्वीकार करें। नरेटर, प्रोफेसर मुस्कुराए और बोले, प्रोफेसर, मैंने कभी इस तरह की औपचारिकताओं में पढ़ने की कोशिश नहीं की और ना ही ये उम्मीद की कि गलियारों से गुजरते समय स्टूडेंट मुझे विश करें। लेकिन किसी छात्र के अंदर की जो प्रतिभा है, उसे बाहर निकालने के लिए जो तड़प और डेडिकेशन होती है, वो मुझे अपने छात्रों में चाहिए होती है। बस अब जल्दी से हॉस्टल जाकर तैयार हो जाओ, कुछ ही देर में तुम्हारा एग्जाम शुरू होने वाला है। नरेटर, मयंक जैसे नींद से जागा। उसे एहसास ही नहीं हुआ था कि वो कितनी देर तक सोया रहा था। सूरज रोशनी बहुत ज्यादा थी और आज उसका एग्जाम था। तभी उसे दूर से बजती हुई यूनिवर्सिटी की घंटी सुनाई दी। ये पहली घंटी थी जो हॉस्टल के स्टूडेंट्स के लिए बजाई जाती थी, ताकि वो फटाफट भोजन कक्ष में जाकर अपना नाश्ता निपटाए और यूनिवर्सिटी की तरफ चल दे। मयंक समझ गया था कि आखिरकार समय हो गया। इसके बाद प्रोफेसर ने अपनी बेटी को आदेश दिया कि वो मयंक को बाहर छोड़ आए। शाश्वती फौरन अपनी जगह से खड़ी हुई, लेकिन मयंक ने कहा कि अभी तक उसने कपड़े नहीं बदले थे। शाश्वती ने गौर किया कि अभी तक उसने उसके पिता प्रोफेसर के ही कपड़े पहने हुए थे। शाश्वती ने बिना मयंक पर ज्यादा ध्यान दिए उससे कहा कि जाए और फटाफट कपड़े बदल कर आए। मयंक को नहीं पता था कि उसके कपड़े कहाँ रखे थे, तो शाश्वती उसे ऊपर के कमरे की तरफ ले चली जहां उसके कपड़े धोकर सुखाए गए थे। रास्ते में मयंक ने पूछा कि वो शाश्वती को क्या कहकर बुलाए। सीनियर्स की तरह मिस शाश्वती या फिर नाम से बुला सकता है। शाश्वती ने साफ कह डाला कि इनमें से कुछ भी नहीं। तो मयंक ने उसे चिढ़ाते हुए कहा कि फिर लोमड़ी ठीक है। शाश्वती कुछ नहीं बोली। मयंक ने पूछा, मयंक, आप कौन सा चक्र जागृत करने के प्रयास में है? नरेटर, शाश्वती ने उसके सवाल को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन मयंक ने हार नहीं मानी। वो बिना किसी प्रतिक्रिया के अगला सवाल पूछने लगा। मयंक, मैंने सुना है कि आप अयारी और जादू की विद्या में पारंगत हो गई हैं। क्या ये सच है? नरेटर, जब शाश्वती ने इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं दिया तो मयंक बोला, मयंक, क्या आपने कभी किसी को डेट किया है? याद रखिएगा, अगर आप चुप रही तो मैं इसका जवाब हाँ समझूंगा। नरेटर, शाश्वती ने गुस्से में मयंक की तरफ देखा और बोली नहीं। मयंक मुस्कुराया और शाश्वती की तरफ देखते हुए बोला, मयंक, कितना कमाल का कोइंसिडेंस संयोग है ना कि मैंने भी कभी किसी को डेट नहीं किया। नरेटर, शाश्वती चलते चलते अचानक रुक गई। वो मयंक की तरफ मुड़ी और उसके खूबसूरत चेहरे पर गुस्से की लाली छा गई। मयंक उसके चेहरे को देखकर सारी शरारतें भूल गया। शाश्वती बोली, शाश्वती, अरे यार, तुम कितने ज्यादा बेशर्म हो, कोई तो हद होगी। नरेटर, इतना कहकर उसने एक कमरे का दरवाजा खोला और फौरन सीढ़ियों से नीचे चली गई। मयंक के चेहरे की स्माइल शाश्वती को जाता हुआ देखकर धीरे धीरे गायब होने लगी। वो कमरे के अंदर गया, अपने कपड़े बदले और तुरंत वापस यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंच गया। यूनिवर्सिटी आज पहले से बहुत ज्यादा व्यस्त लग रही थी। हॉस्टल के अलावा वो बच्चे भी जो अपने घर गए हुए थे, एग्जाम देने के लिए वापस लौट आए थे। शहर के गणमान्य लोग और कुछ बच्चों के माता पिता क्वार्टरली परीक्षा के प्रैक्टिकल देखने के लिए आया करते थे। जिन्हें प्रवेश या इन्विटेशन नहीं मिलता था, वो बाहर इंतजार करते थे।
किन छात्रों को बाहर निकाला गया है, ये जानने के लिए कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के माता पिता भी आते थे जिनके बच्चों का एडमिशन यहाँ कराने की इच्छा पेरेंट्स के दिल में होती थी, ताकि अगर कोई सीट खाली हो रही है तो उसके बदले वो अपने बच्चे के बारे में बात कर सके। हालांकि आज वाली परीक्षा में भाग लेने वाले सभी के सभी स्टूडेंट्स 18 वर्ष से कम उम्र के थे, लेकिन सबका मनोबल बहुत ज्यादा था। आज की परीक्षा के सितारे निश्चित रूप से भविष्य में यूनिवर्सिटी के विभिन्न क्लबों के कप्तान बनेंगे। इस कार्यक्रम को देखने आने वाले ज्यादातर दर्शक यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र भी थे, जो इसी बहाने अपनी यादों को ताजा कर लिया करते थे। इस परीक्षा पर टिका है कई छात्रों का भविष्य, खास तौर पर मयंक का। क्या मयंक परीक्षा में अच्छा परफॉर्म कर पाएगा या उसे लौट जाना होगा अपने घर? ये सब आपको जानना है तो सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर महाबली मयंक। CH14 पिता के साथ मुलाकात। नैरेटर परी के घर से लौटकर मयंक दौड़ता हुआ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की तरफ पहुंचा, क्योंकि आज क्वार्टरली परीक्षाएं शुरू होने वाली थी और वो अभी तक तैयार भी नहीं हुआ था। हॉस्टल की तरफ जाते समय उसने देखा कि काफी सारे स्टूडेंट जल्द ही तैयार हो गए थे। यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर भी काफी भीड़ थी। बाहर खड़े लोगों और अंदर स्टूडेंट्स की भीड़ में बहुत सारी बातें चल रही थी। मुख्य विषय यही था कि इस बार की परीक्षाओं में सबसे अच्छा परफॉर्म कौन सा स्टूडेंट करेगा। तभी मयंक के कानों में किसी की आवाज पड़ी। एक लड़की कह रही थी कि लड़की, नालंदा यूनिवर्सिटी की सबसे बढ़िया स्टूडेंट शाश्वती ने पिछले 3 साल में हर लिखित परीक्षा में अव्वल दर्जे से सफलता हासिल की है। मुझे यकीन है कि इस बार भी वो कमाल करेगी। नैरेटर तभी उसके साथ खड़ा लड़का बोला। लड़का, समीर भी कुछ कम नहीं है। पिछले 3 सालों से वो सिर्फ कुछ ही नंबरों से शाश्वती से पीछे रहा है। हो सकता है इस बार वो कमाल कर दे और तुम्हारे गर्ल पावर के गुब्बारे की हवा निकाल दे। नैरेटर तभी एक सीनियर स्टूडेंट बोला। लड़का 2, शायद तुम लोगों को नंदा परिवार के बेटे आकाश के बारे में पता नहीं है। वो एक जाने माने योद्धा परिवार से है और पहले से ही छठे चक्र को जागृत करने की अवस्था में है। वो एक आधिकारिक योद्धा छात्र बनने के योग्य हो चुका है, लेकिन सुनने में आया है कि वो क्वार्टरली परीक्षा इसलिए देना चाहता था ताकि परीक्षा में नंबर 1 आने के बाद ही वो आधिकारिक तौर पर योद्धा क्लब में एंटर करे, ताकि कोई भी कभी भी उसकी काबिलियत पर उंगली न उठा सके। ये उसकी आखिरी कोशिश हो सकती है। नैरेटर तभी एक और सीनियर स्टूडेंट बोला। स्टूडेंट, तुम सब देशमुख खानदान के कौस्तुभ को कैसे भूल सकते हो? पिछली बार की प्रतिस्पर्धा और परीक्षा में उसका प्रदर्शन इतना बढ़िया और शानदार था कि वो निश्चित रूप से आधिकारिक छात्र चुन लिया जाता। अगर वो कमबख्त मयंक उसके साथ नहीं होता, जो हमेशा कौस्तुभ को उसके लक्ष्य से भटकता रहता है। याद रखना, कौस्तुभ अभी केवल 16 साल का है और वो तुरुप का इक्का है। नैरेटर, ये सारे लोग इस तरह से बात कर रहे थे जैसे परीक्षा के बारे में और उसके रिजल्ट के बारे में सब कुछ यही लोग जानते हो। लेकिन उनकी बातों से ये साफ था कि ये परीक्षा कितनी महत्वपूर्ण थी और लोगों में इसकी कितनी चर्चा थी। मयंक फौरन भागता हुआ हॉस्टल पहुंचा और उसे देखकर कौस्तुभ की जान में जान आई। उसने मयंक से पूछा कि वो ठीक तो था ना। मयंक ने हंसते हुए कहा कि वह पहले से बेहतर था। मयंक का शरीर पहले से ज्यादा मजबूत लग रहा था और वो बहुत ऊर्जावान लग रहा था। कौस्तुभ हैरान था कि मयंक को कितनी कमाल की शक्तियां मिलती जा रही थी। एक ड्रैगन जिससे सब लोग डर रहे थे, उसका सामना करने मात्र से भी मयंक को शक्तियां मिली थी और उसका शरीर पहले से बहुत ज्यादा मजबूत बल्कि फौलाद का हो गया था। कौस्तुभ ने मयंक से कहा कि वो कुछ सामान्य मंत्रोच्चार करके अपनी जादू की शक्ति को जांच कर देख सकता था, लेकिन मयंक ने उसे याद दिलाया कि वो ऑलरेडी काफी लेट हो चुका था और ऐसे में उसके पास अब कोई भी शक्ति जांच कर देखने का समय नहीं बचा था। कौस्तुभ ने मयंक को बताया कि उसके पिता भी आज की प्रतिस्पर्धा को देखने के लिए आए हैं। अपने पिता के आने की बात सुनकर मयंक को काफी हैरानी हुई और वह सोचने लगा कि अगर उसने अपेक्षाओं के विपरीत आज कमाल का प्रदर्शन कर दिया तो उसके पिता तो चौंक ही जाएंगे, क्योंकि उन्हें बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। मयंक फटाफट तैयार हुआ और उसके बाद वो दोनों छात्रावास से निकलकर सीधे प्रतिस्पर्धा मैदान तक पहुंच गए। यूनिवर्सिटी के मार्शल आर्ट्स अखाड़े में 3000 कुर्सियों से ज्यादा लगाई गई थी। सामने की तरफ सीढ़ियों के ऊपर जो प्लेटफॉर्म था उस पर बहुत से अधिकारी, कप्तान और प्रोफेसर बैठे थे। इनके एक तरफ लगी कुर्सियों पर नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रमुख मेहमान और कई छात्रों के माता पिता बैठे हुए थे और मैदान में स्टूडेंट बैठे हुए थे। इरावती के द्वारा सरेआम मयंक को रिजेक्ट किए जाने के कारण मयंक की उपस्थिति ने बहुत से लोगों का ध्यान आकर्षित किया। मयंक को देखते ही फिर से लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई थी और बातचीत का मुख्य बिंदु था कि किस तरह से इरावती ने मयंक को मना करके आकाश के साथ दोस्ती की थी और वो शिकार पर भी उसके साथ ही गई थी। और इसके बाद अगली चर्चा का विषय ये कि ड्रैगन के साथ मयंक का सामना हुआ था। किसी भी स्टूडेंट को मयंक की कहानी पर जरा भी भरोसा नहीं था। ज्यादातर स्टूडेंट्स का यह मानना था कि ड्रैगन के हमले के बाद कोई जिंदा बच ही नहीं सकता था। मयंक केवल लंबी लंबी फेंक रहा था ताकि उसकी जो प्रतिष्ठा धूमिल हो चुकी थी वो वापस से अच्छी हो जाए। कौस्तुभ ने मयंक से कहा, कौस्तुभ, यूनिवर्सिटी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि तुम पर आक्रमण करने वाला जानवर वाकई एक ड्रैगन था। नैरेटर मयंक ने मुस्कुराकर कौस्तुभ को देखा और उसने कहा, चलो। वो दोनों भागते हुए मैदान के एक कोने की तरफ चले जहां लोगों का एक छोटा सा समूह बैठा बातचीत में व्यस्त था। हर्षवर्धन गुप्ता यहाँ बैठे हुए अपनी ही उम्र के एक आदमी से बातचीत में व्यस्त थे और मयंक को अपनी ओर आते देखकर उन्होंने उससे कहा, सुनो, मैं यहाँ केवल तुम्हारे लिए ही आया हूँ। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम कैसा प्रदर्शन करोगे? अगर आज तुम्हारी परफॉर्मेंस वाकई बहुत बुरी रहती है तो प्लीज किसी को ये मत बताना कि तुम मेरे बेटे हो। नैरेटर अपने पिता की बात से मयंक ने बेहद शर्मिंदगी महसूस की और उसने अपने पिता से कहा, मयंक, क्या आप वाकई ऐसा सोचते हैं? कम से कम सबके सामने तो मुझे अपमानित मत कीजिए। मेरी इज्जत खराब हो रही है लोगों के सामने। नैरेटर हर्षवर्धन गुप्ता अपनी जगह से खड़े हुए और उन्होंने थोड़े गुस्से के साथ अपने बेटे से कहा, हर्षवर्धन, क्या तुम्हारे पास बचाने के लिए कोई इज्जत या प्रतिष्ठा बची भी है जो खराब हो जाएगी?
नैरेटर दरअसल वो अपने बेटे की प्रतिक्रिया पर हैरान थे क्योंकि उन्होंने अपने बेटे की करतूतों के बारे में सुना था और ये जानकर अचरज में थे कि कोई इतना बेशर्म भी हो सकता है। मयंक, मुझे बहुत दुख हो रहा है। नैरेटर मयंक ने कहा, लेकिन उसके पिता ने उसे बात बदलने का मौका नहीं दिया और बोले, हर्षवर्धन, यहाँ वहाँ की बातें करना और व्यर्थ के अंदाजे लगाना बंद करो। सीधे सीधे बताओ, क्या तुमने मेरी होने वाली बहू के दिल को ठेस पहुंचाई है? नैरेटर मयंक ने अपनी नजरें उठाकर अपने पिता के आसपास देखा तो पाया कि इरावती और उसके पिता पास ही में बैठे थे। इरावती एकदम चुपचाप बैठी थी और मयंक से नजरें मिलाने से बच रही थी। तभी इरावती के पिता अपनी जगह से उठे और मयंक के पिता से बोले, शौर्य, हर्षवर्धन साहब, मैंने आपसे कब वादा किया था कि मेरी बेटी आपकी बहू बनेगी? ये फालतू की बातें बंद कीजिए। नैरेटर मयंक ने इरावती के पिता शौर्य प्रताप जी का अभिवादन किया और उन्होंने उससे पूछा, शौर्य, मयंक कैसे हो? तुम्हारी पढ़ाई लिखाई और परफॉर्मेंस कैसी चल रही है? पहले से कुछ बेहतर हुई है या नहीं? नैरेटर मयंक ने कहा कि उसकी परफॉर्मेंस बेशक पहले से कुछ बेहतर हुई है, वरना वो परीक्षा के लिए यहाँ नहीं आता। मयंक की बात के जवाब में शौर्य प्रताप मुस्कुराया और बोला, शौर्य, ये तो अच्छी बात है। अभी तुम्हारी उम्र बहुत कम है, तुम्हें अपनी उन्नति पर ध्यान देना चाहिए। अपने पिता की बातों पर ध्यान मत दो और इस तरह की फालतू बातों को दिमाग से निकालकर अपने आप को आगे बढ़ाओ। नैरेटर मयंक ने हंसते हुए कहा, जी बिल्कुल। फिर मयंक के साथ खड़े कौस्तुभ को देखकर शौर्य प्रताप बोला, शौर्य, कौस्तुभ, तुमसे इस बार मुझे वाकई बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। नैरेटर कौस्तुभ थोड़ा उदास लग रहा था, लेकिन उसने फिर भी कहा कि वो उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेगा। हर्षवर्धन और शौर्य प्रताप दोनों ने मयंक और कौस्तुभ को परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी और दोनों वहां से चले गए। उनके जाने के बाद इरावती भी उठी और अपने बड़ों का अभिवादन करके उनका आशीर्वाद लेकर वापस स्टूडेंट्स की तरफ चली गई। मयंक के पिता हैरानी से इन तीनों को अलग अलग जाते हुए देखते रहे, फिर बोले, हर्षवर्धन, अरे इन बच्चों के साथ क्या गड़बड़ हो गया है? तुम्हें कुछ पता है क्या? नैरेटर दरअसल इरावती और मयंक जब छोटे बच्चे थे तब से लेकर अब तक हर वक्त एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। अगर ये दोनों साथ होते थे तो शांति तो हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि किसी न किसी बात पर उनकी बहस शुरू हो ही जाती थी। लेकिन आज वो असामान्य रूप से एक दूसरे की मौजूदगी में बिल्कुल खामोश थे और एक दूसरे की तरफ देख तक नहीं रहे थे। हर्षवर्धन समझ सकते थे कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ थी जो ये बच्चे उन्हें बता नहीं रहे थे। मैदान में मौजूद दर्शकों के बीच बातचीत जारी थी। हर कोई यही सोच रहा था कि इतने समय से जो स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करते आ रहे थे, इस बार भी वही चमकेंगे। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना था कि अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले स्टूडेंट्स मेहनत करना कम कर दें और उनकी तुलना में कम नंबरों वाले स्टूडेंट अगर बहुत ज्यादा मेहनत करें तो वो कभी भी शक्तिशाली छात्रों को मात दे सकते हैं। सभी छात्रों ने मैदान में प्रवेश किया और अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। लगभग 3000 स्टूडेंट्स अपनी यूनिफॉर्म में पूरे डिसिप्लिन के साथ बैठे हुए थे और एक भव्य नजारा था। मयंक और कौस्तुभ भी मैदान में पहुंचे और अपनी जगह पर बैठ गए। मयंक ने चारों तरफ देखकर एक गहरी सांस ली। वो पहली बार ये एग्जाम दे रहा था, इसलिए उसका नर्वस होना स्वाभाविक था। तभी भीड़ में सभी लोग मैदान के प्रवेश द्वार की तरफ देखने लगे। वहां से एक लड़की अंदर आ रही थी जिसने सभी का ध्यान खींच लिया था। ये शाश्वती थी, जो आज इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसे देखकर हर कोई चकित रह गया था। उसे देखते ही सभी लड़के अपनी सुध-बुध भूलकर उसी के बारे में बात करने लगे और कई लड़कों का तो यहाँ तक मानना था कि अभी वो केवल 16 साल की थी और उसकी खूबसूरती और काबिलियत के चर्चे पूरी यूनिवर्सिटी में थे। जब शाश्वती थोड़ी बड़ी हो जाएगी और यूनिवर्सिटी में अपने चुने हुए किसी विषय में दक्षता हासिल कर लेगी और उसकी खूबसूरती और निखर जाएगी, तब वो जहां से निकलेगी सब लोग मुड़ मुड़कर सिर्फ उसे ही देखेंगे। तभी एक लड़के ने सब लोगों को बताया कि शाश्वती आकाश को रिजेक्ट कर चुकी है। आकाश जैसे लड़के के रिजेक्ट हो जाने से बहुत से लड़के निराश हो गए थे, क्योंकि उन्हें लगा कि अब उनका कोई चांस नहीं था। तभी एक लड़की बोली, स्टूडेंट, इसमें गलत भी क्या है? शाश्वती के पास इतनी खूबसूरती और प्रतिभा है तो आप उससे ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वह किसी भी लड़के को हाँ कह देगी? हालांकि आकाश के लिए अफसोस की बात है, क्योंकि वो भी बहुत प्रतिभाशाली है और अगर सब कुछ ठीक रहा होता तो शायद पिछले साल ही उसका चयन अगले स्तर के लिए हो जाता। लेकिन शाश्वती ने पहला स्थान प्राप्त करके उसे मौका ही नहीं दिया। आकाश बहुत प्रतिभाशाली है, बहुत काबिल है, लेकिन शाश्वती की बात ही अलग है। नैरेटर तभी मयंक के मुंह से निकला, मयंक, हाँ वो एक लोमड़ी है। नैरेटर, ये क्या कह बैठा मयंक? क्या रिएक्शन होगा बाकी लड़कों का शाश्वती जैसी प्यारी लड़की को लोमड़ी कहे जाने पर? जानने के लिए सुनते रहिए महाबली मयंक, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH-15 एग्जाम का दिन। नैरेटर, यूनिवर्सिटी के मैदान में स्टूडेंट्स अपनी अपनी जगह बैठ चुके थे। तभी शाश्वती ने प्रवेश किया और सभी की नजरें उसकी तरफ घूम गई। हर एक स्टूडेंट उसी की तारीफ के पुल बांध रहा था और तभी बेख्याली में मयंक के मुंह से निकल गया कि ये तो लोमड़ी है। ये बात मयंक के मुंह से जब निकल गई, उसके बाद उसने ध्यान दिया कि सब लोग उसे ही देख रहे थे। उसके अलावा कोई और ऐसी हिमाकत करने की सोच भी नहीं सकता था। शाश्वती दूर खड़ी कुछ देर तक सभी लोगों को देखती रही। फिर वो चलकर छात्रों के समूह की तरफ आने लगी। सभी छात्र डिसिप्लिन से अपनी अपनी जगह पर बैठे थे और मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि शाश्वती आकर उनके पास बैठा जाए। हालांकि उनमें से किसी की भी कल्पना सच नहीं हुई। फाइनली वो रुकी और एक कुर्सी पर जाकर बैठ गई। लड़कों ने प्रार्थना बंद कर दी और गर्दन उठा उठा कर देखने लगे कि आखिर वो कौन कमीना था जिसकी किस्मत खुली थी, जिसके पास जाकर शाश्वती बैठ गई थी। जब उन्होंने उस लड़के को देखा तो सभी लड़कों की आंखें खुली की खुली रह गई और वो सदमे में आ गए। शाश्वती आकर जिस स्टूडेंट के पास बैठी थी वो और कोई नहीं मयंक था। ये वही मयंक था जिसने 2 साल तक परीक्षा में नहीं बैठने का डिसीजन लिया था।
वही मयंक जिसे इरावती ने रिजेक्ट कर दिया था और जो किसी भी पल नालंदा यूनिवर्सिटी से बाहर होने वाला था। उसे देखकर बहुत से लड़कों को ईर्ष्या हुई और उन्होंने आह भरते हुए कहा, कमीना कितना किस्मत वाला है ना। कई स्टूडेंट्स का यहाँ तक सोचना था कि ये फिसड्डी स्टूडेंट पहली बार एग्जाम देने के लिए आया था और सीधे शाश्वती के बगल में बैठने का मौका इसे मिल गया था। इसके अलावा एक और बात पर सब लड़कों का ध्यान था कि शाश्वती गलियारे वाली सीट पर बैठी थी, जिसका मतलब था कि उसकी बगल में बैठने का विशेषाधिकार केवल एक ही व्यक्ति को था। दूसरी तरफ कोई नहीं बैठ सकता था। मयंक को जो मौका मिल गया था उसे देखकर बाकी लोग सिर्फ कल्पना ही कर सकते थे कि उसे कैसा लग रहा होगा, क्योंकि उन सबके पास अब कोई मौका नहीं था। मयंक खुद पर बाकी स्टूडेंट्स की नफरत भरी निगाहों को महसूस कर सकता था। उसने अपने बगल में बैठी लड़की यानी कि शाश्वती की तरफ एक नजर डाली। ये खूबसूरत बला आराम से चुपचाप बैठी थी, बिल्कुल ऐसे जैसे वो मयंक को जानती ही नहीं थी। मयंक ने मन ही मन सोचा कि इस लोमड़ी ने ऐसा जानबूझकर किया था। मयंक ने चुपचाप एग्जाम देने की योजना बनाई थी, लेकिन अब वो सभी गलत कारणों से लोगों के ध्यान का केंद्र बन गया था। जैसे जैसे स्टूडेंट्स इधर की तरफ आने लगे, शाश्वती के आसपास की सीटें सबसे ज्यादा डिमांड में हो गई। मयंक के पास से गुजरते हुए लोगों की नजरें उन पर पड़ती और मयंक को नफरत झेलनी पड़ती। तभी एक पतले दुबले से युवक ने मयंक से पूछा कि क्या वो आपस में सीटें बदल सकते थे। मयंक की नजरें अपने हमउम्र एक लड़के से मिली और उस लड़के की नजरें गर्व से चमक उठी। ये कार्तिक था, वही कार्तिक जो पिछले 2 साल से हर लिखित परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल कर रहा था। वो हमेशा से शाश्वती से आगे निकलना चाहता था और बहुत से लोगों को पता था कि उसे शाश्वती पर क्रश है। कार्तिक ने न सिर्फ लिखित परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, बल्कि वो एक अच्छा और प्रतिभाशाली स्टूडेंट भी था। वो पहले से ही छठे चक्र को लगभग जागृत कर चुका था और आध्यात्मिक चीजों को समझने की उसकी समझ का स्तर भी उच्चतम स्तर पर था। शाश्वती से कई चीजों में हारने के बावजूद वो यूनिवर्सिटी के सबसे अच्छे स्टूडेंट्स में गिना जाता था। मयंक जानता था कि साफ साफ मना करने का मतलब असभ्यता होगी, लेकिन उसने फिर भी कार्तिक की आंखों में आंखें डालकर उसे साफ कह दिया कि नहीं, वो उसके साथ सीटें नहीं बदलना चाहता था। कार्तिक के चेहरे की मुस्कुराहट अब गायब हो गई थी और उसने देखा कि अब मयंक के चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे वो कार्तिक का मजाक उड़ा रहा हो। कार्तिक ने मयंक को उसकी असलियत दिखाते हुए कहा कि कार्तिक, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। 2 साल तक तो तुमने किसी भी परीक्षा में भाग लिया नहीं और अब जब तुम यूनिवर्सिटी से बाहर होने वाले हो तो यहाँ आ गए हो। तुम जैसे व्यक्ति को यहाँ अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। नैरेटर स्पष्ट था कि मयंक की नजरों में अपने लिए मजाक की भावना देखकर कार्तिक भी उसका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा था। मयंक ने उसे साफ कह दिया कि उसका इरादा यहाँ से जाने का नहीं था। तो कार्तिक ने उससे कहा, कार्तिक, मैं उम्मीद करता हूँ कि लिखित परीक्षा के बाद जो रिजल्ट आएगा तो वो स्थिति तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा शर्मनाक न हो। वैसे अगर हुई भी तो ऐसा पहली बार तो होगा नहीं, है ना। नैरेटर मयंक का मजाक उड़ाने के बाद कार्तिक ने एक नजर राष्ट्रपति पर डाली और वापस जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। युद्ध से पहले एक योद्धा जैसे गंभीर हो जाता है, उसी तरह के एक्सप्रेशंस के साथ कार्तिक ने अपने एग्जाम पर फोकस करने के बारे में सोचा और वो सीरियस हो गया। मयंक के कार्तिक को मना करने की बात ने किसी को भी आश्चर्यचकित नहीं किया, क्योंकि सभी जानते थे कि मयंक बेहद घमंडी इंसान है। हालांकि सबको ये भी उम्मीद थी कि इस परीक्षा के बाद यूनिवर्सिटी में उसकी मौजूदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, क्योंकि मयंक को निष्कासित किया जाने वाला था। जैसे ही एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले सभी स्टूडेंट्स अंदर आ गए, सीनियर स्टूडेंट्स ने पूरी व्यायामशाला को घेर लिया ताकि किसी भी तरह की नकल की संभावना न रहे। मैदान में 3000 टेबल और कुर्सियां लगाई गई थी, लेकिन परीक्षा में 1000 से कुछ ज्यादा ही स्टूडेंट भाग ले रहे थे। आखिरकार प्रथम वर्ष के बहुत से छात्र आत्मविश्वास की कमी के कारण इस परीक्षा में भाग नहीं लेते थे। ड्रॉप करने वाले स्टूडेंट्स पूरी तैयारी के साथ अगले एग्जाम में भाग लेते थे। ये सभी स्टूडेंट्स जानते थे कि यह परीक्षा बहुत मुश्किल होती है, इसलिए उन्होंने फेल होकर अपना रिकॉर्ड खराब करने की बजाय अगली परीक्षा में पूरी मेहनत के साथ अच्छा परफॉर्म करके एवरेज ग्रेड्स को अच्छा रखने पर फोकस किया था। हालांकि कुछ स्टूडेंट मयंक जैसे भी होते थे जिन्होंने 2 साल तक कोई भी परीक्षाएं नहीं दी थी, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स सिर्फ यही परीक्षा छोड़ते थे, अगली परीक्षा नहीं। यही कारण था कि मयंक को बाहर निकालने के लिए यूनिवर्सिटी के पास बहुत सॉलिड रीजन था। कप्तान ध्रुव जो मिस लोकमुद्रा के पास खड़ा था, वो हंसते हुए उनसे बोला, ध्रुव, कार्तिक ने पहले ही स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के साथ एक डील कर ली है। ये वाली परीक्षा खत्म होने के बाद वो आधिकारिक शिष्य के रूप में उस क्लब में प्रवेश ले लेगा। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि उस 2 कोढ़ी के फिसड्डी मयंक में कार्तिक जैसे स्टूडेंट से इस तरह से बात करने की हिम्मत कहां से आ गई। नैरेटर मिस लोकमुद्रा की भौहें तन गईं। उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी थी। वो मानती थी कि मयंक में कुछ समस्याएं थी, लेकिन फिर भी उसे गया बीता या 2 कोढ़ी का कहना लोकमुद्रा को पसंद नहीं आया। उसने कप्तान ध्रुव से पूछा, लोकमुद्रा, तुम्हें मयंक से कोई प्रॉब्लम है क्या? नैरेटर कप्तान ध्रुव को लगा कि ये मौका सही था जब वो अपनी बात लोकमुद्रा से कह सकता था और अब उसे अपनी भावनाओं को और छुपाने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने कहा, ध्रुव, बेशक मुझे उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उस बदतमीज की हिम्मत कैसे हुई पूरी क्लास के सामने तुमसे वो बकवास बातें कहने की? मुझे वाकई में ये समझ नहीं आता कि तुमको उससे उम्मीदें क्यों है। तुम क्यों नाहक उस पर अपना वक्त बर्बाद कर रही हो? वो नालायक कुछ नहीं करेगा। नैरेटर लोकमुद्रा को समझ नहीं आ रहा था कि इस बात के जवाब में क्या कहे, क्योंकि 2 साल पहले एंट्रेंस परीक्षा में उसने मयंक की कमाल की परफॉर्मेंस और प्रतिभा को देखा था। बस वो यही नहीं समझ पा रही थी कि इन 2 सालों में उसे क्या हो गया था। उसके मन में रह रहकर यही बात आ रही थी कि मयंक जैसी प्रतिभा को इस तरह अपने आप को खत्म नहीं करना चाहिए था। उसे कुछ कमाल करके दिखाना चाहिए था। तभी घंटी बजी और एक प्रोफेसर ने सीनियर स्टूडेंट्स से कहा कि परीक्षा के प्रश्न पत्र बांट दो। और सीनियर स्टूडेंट्स अपनी सीटों से उठे और जूनियर स्टूडेंट्स को नोटबुक और क्वेश्चन पेपर बांटने लगे। लिखित परीक्षा आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई थी।
यूनिवर्सिटी के नियम के मुताबिक सभी लोग चुपचाप बैठे थे। लिखित परीक्षा के दौरान बात करने वाले किसी भी मेहमान को कैंपस से बाहर भेज दिया जाता था। जैसे ही स्टूडेंट्स को अपने अपने टेस्ट पेपर मिले, इरावती ने एक गहरी सांस ली। उसे उम्मीद थी कि इस साल की परीक्षा में उसकी बहुत अच्छी रैंक आएगी और वो यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय की दूसरी मंजिल तक पहुंच पाएगी। इरावती को दूसरी मंजिल पर रखी शक्तिशाली मंत्रों की किताबों तक पहुंचने की बात सोचकर ही बहुत एक्साइटमेंट हो रहा था। यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय की अलग अलग मंजिलों में स्टूडेंट्स के मानसिक और बौद्धिक स्तर के हिसाब से किताबें थी। ज्यादातर स्टूडेंट्स पहले स्तर से ऊपर नहीं पहुंच पाते थे। मयंक के सेक्शन के हीरो समीर को जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिला, उसने पहले गुस्से में मयंक की तरफ देखा और फिर उसकी बगल में बैठी खूबसूरत शाश्वती को। वो चाहकर भी अपने चेहरे पर आ गए ईर्ष्या के भावों को छुपा नहीं सका। समीर को हमेशा से ही इरावती पर क्रश था और शाश्वती वो लड़की थी जो उसके सपनों में आती थी लेकिन उसकी पहुंच से बाहर थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मयंक जैसे लड़के की औकात भी नहीं थी कि वो इरावती से बात कर सके, तो फिर वो शाश्वती जैसी खूबसूरत लड़की के बगल में वो कैसे बैठ गया। उधर शाश्वती अपना पेपर प्राप्त करने के बाद आत्मविश्वास के साथ उसे पढ़ने लगी और उसका ध्यान किसी पर नहीं था। और जहां तक मयंक का सवाल है, तो उसने एक बार परीक्षा के प्रश्नों को देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इसके बाद उसने अपना पेन उठाया और अपने जवाब लिखने लगा। वो जानता था कि इस स्टूडेंट्स की भीड़ में से ज्यादातर लोग इंतजार कर रहे थे कि वो उल्टे सीधे जवाब लिखकर अपनी बेवकूफी साबित करे और उसे निष्कासित कर दिया जाए। मयंक सोच रहा था कि अफसोस की बात यह थी कि वो सभी स्टूडेंट्स आज निराश होने वाले थे। आसान सवालों से शुरू हुआ प्रश्न पत्र धीरे धीरे कठिन सवालों तक पहुंच गया, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स इन सवालों के जवाब देने में सक्षम थे। मयंक एक एक करके सारे सवालों के जवाब लिख रहा था और उसका पेन जैसे कागज पर डांस कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि समय खत्म हो जाए और प्रश्नों के उत्तर अधूरे रह जाएं। समय तेजी से बीत रहा था और अब कुछ छात्रों को पसीना आ रहा था। मयंक ने जल्दी से अपना क्वेश्चन पेपर कंप्लीट किया और अपना पेन अपनी आंसर शीट के बगल में रख दिया। ऐसा करने के बाद उसने देखा कि शाश्वती ने भी अपना पेन इसी तरह रखा हुआ था, यानी वो भी अपना एग्जाम पूरा कर चुकी थी। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली और मयंक ने फौरन शाश्वती को एक सिडक्टिव सी मुस्कान दी। शाश्वती ने उसे एक ऐसा एक्सप्रेशन दिया जो किसी और ने नहीं देखा और फिर वो सामने देखने लगी। मयंक की नजरों में इस वक्त वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बनी रही। सभी स्टूडेंट्स अपने अपने जवाब लिखने में व्यस्त थे, इसलिए किसी ने भी इन दोनों के चेहरों की तरफ नहीं देखा, लेकिन कमरे के सामने खड़े सीनियर स्टूडेंट्स की नजरें सब स्टूडेंट्स पर थीं। शाश्वती और मयंक के बीच हो रहे इशारों का क्या राज था, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर महाबली मयंक। CH-16 छुपा रुस्तम 1। नैरेटर परीक्षा देते वक्त मयंक और शाश्वती के एक दूसरे को किए इशारों को भले ही बाकी जूनियर स्टूडेंट्स से नहीं देखा था, लेकिन मयंक और शाश्वती के ठीक सामने खड़े दो सीनियर स्टूडेंट्स इन्हें ही देख रहे थे। उनमें से एक ने कहा कि स्टूडेंट 1, देखो शाश्वती ने अपना एग्जाम खत्म कर लिया है। वो हमेशा सबसे पहले सरे जवाब लिख देती है। नैरेटर शाश्वती भले ही चुपचाप बैठी थी, लेकिन परीक्षा में सबका ध्यान उसी के ऊपर था। सामने खड़े दो सीनियर्स में से दूसरे ने कहा कि यह सच नहीं था। शाश्वती के साथ बैठे युवक यानी मयंक ने भी अपने जवाब समय पर लिखे थे और बल्कि शाश्वती से पहले लिखे थे। वो दोनों इस बात पर भी मुस्कुरा रहे थे कि मयंक के लिए पास बैठी शाश्वती को इग्नोर करके अपने एग्जाम के पेपर पर ध्यान केंद्रित करना कितना मुश्किल रहा होगा। कप्तान ध्रुव और मिस लोकमुद्रा का ध्यान भी मयंक के ऊपर ही था। कप्तान ध्रुव ने मयंक का मजाक उड़ाते हुए कहा, ध्रुव, वो देखो उस लड़के को, आता जाता कुछ है नहीं और पेन नीचे रखकर ऐसे बैठ गया है जैसे सारे जवाब लिख चुका हो। उसका पूरा का पूरा ध्यान ही शाश्वती की खूबसूरती में होगा। लिखा उसने कुछ खाक होगा। नैरेटर मिस लोकमुद्रा की दृष्टि मयंक पर पड़ी और वो निराश हो गई। धीरे धीरे बाकी स्टूडेंट्स ने भी अपने जवाब लिखने बंद कर दिए। कुछ बहुत उत्साहित थे और कुछ उदास थे। फाइनली एक सीनियर स्टूडेंट प्लेटफॉर्म पर आया और उसने इस साल की क्वार्टरली परीक्षाओं की लिखित परीक्षा के अंत का संकेत दिया। लाइन में खड़े सीनियर स्टूडेंट आगे बढ़े और उन्होंने जूनियर स्टूडेंट से उनकी आंसर शीट्स कलेक्ट करनी शुरू कर दी। जब सभी स्टूडेंट्स से उनकी आंसर शीट कलेक्ट कर ली गई, तो उसके बाद भी स्टूडेंट्स डिसिप्लिन के साथ वहीं बैठे रहे। नालंदा यूनिवर्सिटी की लिखित परीक्षा को हमेशा फौरन ही जांच लिया जाता था और परिणाम भी उसी दिन घोषित किया जाता था। यूनिवर्सिटी के सीनियर स्टूडेंट्स और व्याख्याताओं का एक बड़ा समूह तेजी से आंसर शीट्स को वर्गीकृत करके जांचने लगा। जैसे जैसे वो ग्रेड्स दे रहे थे और कॉपियां चेक कर रहे थे, स्टूडेंट्स घबराहट से उन्हें देख रहे थे, जबकि दर्शकों के बीच धीमे धीमे बातचीत जारी थी। कुछ ही देर बाद व्याख्याताओं में से एक सामने आया और एक सूची लेकर स्टूडेंट्स के ठीक सामने बने प्लेटफॉर्म के ऊपर चला गया। सभी स्टूडेंट्स को पता था कि इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की सबसे पहली सूची सबसे पहले घोषित की जाएगी। एक एक करके छात्रों के नाम पुकारा जाने लगे। जिनका नाम पुकारा जाता था उनमें से कुछ स्टूडेंट्स खुश हो जाते थे और बेशक कुछ ऐसे भी थे जो निराश हो जाते थे, क्योंकि उन्हें इससे बेहतर परिणाम की उम्मीद थी। उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की सूची के अलावा पहली, दूसरी और तीसरी रैंक पाने वाले छात्रों की सूची भी अभी घोषित की जानी बाकी थी। पहली सूची के नामों की घोषणा के बाद ये अनाउंस किया गया कि 72 स्टूडेंट्स तीसरी रैंक पर थे, 36 स्टूडेंट्स दूसरी रैंक पर थे और पहली रैंक पर केवल 3 लोग थे। फिर उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के नाम अनाउंस किए गए। मिस लोकमुद्रा ने ये सब बहुत ध्यान से सुना, लेकिन रैंकिंग की सूची की घोषणा के बाद उसकी निराशा और ज्यादा बढ़ गई। उसके मन में यही ख्याल चल रहा था कि मयंक लिखित परीक्षा पास नहीं कर पाया है, तो इसका मतलब साफ था कि उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाना अब तय था। कोई नहीं रोक सकता था। उसकी नजर मयंक पर पड़ी और उसने निराशा में एक गहरी सांस ली। कार्तिक अभी भी मन ही मन मयंक से खुंदक खाए बैठा था, क्योंकि मयंक ने उसे शाश्वती के पास बैठने नहीं दिया था। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, कार्तिक भाई, तेरा नाम तो आया ही नहीं लिस्ट में, मतलब जैसा कि एक्सपेक्टेड था तू फेल होएगा।
जब तुझे पता ही था कि तू पास नहीं कर पाएगा, तो इस तरह से एग्जाम में शामिल होकर खुद को इतना शर्मिंदा क्यों कर रहा था? नरेटर इरावती ने भी पलटकर मयंक की तरफ देखा। उसकी आंखों में निराशा झलक रही थी, लेकिन फौरन ही वो भाव गायब हो गया। मयंक सोचने लगा कि क्या वाकई सबको उससे यही उम्मीद थी। इरावती से बदतमीजी करने से नाराज समीर ने भी ये मौका नहीं चूका और वो बोला, समीर, ओए मयंक, याद है ना क्लास में तू कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था? अब जब तू सस्पेंड होने वाला है तो तुझे ये नहीं लगता कि तेरे मुंह पर किस्मत ने एक जोरदार तमाचा मारा है? नरेटर समीर मयंक से थोड़ा दूर बैठा था, इस वजह से ये बात मयंक के अलावा भी बहुत से लोगों ने सुनी। मन ही मन सभी खुश थे कि इस बेशर्म कमीने को अब यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाने वाला था। नरेटर समीर को अपने ऊपर हंसते देखकर भी मयंक शांत बना। फिर उसने धीरे से सवाल पूछा, मयंक, तुम मेरा इतना मजाक क्यों उड़ा रहे हो? अभी तो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के नाम अनाउंस किए गए हैं जो पास हुए हैं। अभी तो और कुछ नाम बाकी हैं। नरेटर समीर ने व्यंग्य करते हुए कहा कि चलो ठीक है, गंभीर हो जाता हूँ। और इतना कहते ही वो ठहाका मारकर हंसने लगा। इसके आसपास बैठे कई और स्टूडेंट भी अपनी हंसी नहीं रोक सके। समीर बोला, समीर, 2 साल से एक भी एग्जाम न देने वाला स्टूडेंट है तू, और तुझे लगता है कि तू पास होने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट में तो अपना नाम ला नहीं सका, फिर भी तू सीधा उत्कृष्ट स्टूडेंट्स की सूची में पहुंच जाएगा। साले, तुझे नहीं लगता कि तू दिन में सपने देख रहा है? सुन, ये सब छोड़, सब सोचने से पहले तू अपनी शक्ल तो देख। अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू बाहर जाएगा बस। नरेटर मयंक ने समीर से कहा, मयंक, शक्ल तुम अपनी देखो, और प्लीज इस मजाक उड़ाने वाली हंसी को बंद करो। जब तुम सबसे अच्छी रैंकिंग की लिस्ट में मेरा नाम सुनोगे तब शायद तुम्हारी हंसी बंद हो जाए। नरेटर मयंक ने अपना मुंह फेर लिया। उसे हमेशा से पता था कि समीर उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन आज उसे पता लगा कि समीर उससे इतनी ज्यादा नफरत करता था कि मयंक के असफल हो जाने की बात को सोचकर ही वो इतना खुश हो रहा था, बल्कि वो मयंक को यूनिवर्सिटी से निकाल दिए जाने की बात को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित था। समीर आगे बोला, समीर, वो एक कहावत होती है ना कि जब तक जनाजा नहीं उठता आंसू नहीं निकलते। तू भी ऐसा ही कुछ होने के इंतजार में लगता है। जब बाहर हो जाएगा तभी यकीन आएगा तुझे बेटा। नरेटर इतना कहकर समीर फिर से जोर जोर से हंसने लगा। उसके साथ साथ इस बार और स्टूडेंट्स भी खुलकर हंसे। यूनिवर्सिटी के व्याख्याता अभी भी आंसर शीट्स और लिस्ट्स को व्यवस्थित करने में बिजी थे। थोड़ी देर बाद मिस लोकमुद्रा को 72 छात्रों के नामों की घोषणा करने के लिए मंच पर भेजा गया। तीसरी रैंक हासिल करने वाले इन 72 स्टूडेंट्स के नामों में समीर जैसे उल्लेखनीय छात्र का नाम भी था। और अब समीर का व्यवहार और भी अहंकारपूर्ण हो गया था। वो अपने सामने मयंक को कुछ समझ ही नहीं रहा था। वो इस सूची के आखिरी नाम का अनाउंस होने का इंतजार कर रहा था ताकि मयंक के चेहरे पर बेइज्जती का जहर और अच्छे से फेंक सके। इरावती का नाम तीसरी रैंक वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट में नहीं था, इसलिए वो बहुत ज्यादा उत्साहित महसूस कर रही थी। वो सोच रही थी कि इसका मतलब साफ था कि उसका नाम शायद दूसरी रैंक वाली सूची में था। उसे पुस्तकालय के दूसरे लेवल पर जाना था और उसके उत्साह की इस समय कोई सीमा नहीं थी। मिस लोकमुद्रा प्लेटफॉर्म से उतरी और उसके बाद कप्तान ध्रुव प्लेटफॉर्म पर आ गए, और वो दूसरी रैंक वाले 36 स्टूडेंट्स के नाम अनाउंस करने लगे। इस सूची में पहला ही नाम इरावती का था। आनंद के साथ मुस्कुराते हुए उसकी आंखें चमक उठी। इसके बाद कौस्तुभ का नाम पुकारा गया, फिर माया का नाम आया। इसके बाद कुछ और छात्र छात्राओं के बाद अगला नाम जो पुकारा गया वो था आकाश। दूसरी रैंक वाली लिस्ट में अपना नाम पाकर आकाश का रंग पीला पड़ गया। उसकी शक्ल से साफ दिख रहा था कि वो निराश हो गया था। ज्यादातर लोगों के लिए सेकंड रैंक पाना या थर्ड रैंक पाना भी गौरवशाली था, लेकिन आकाश के लिए दुख की बात थी क्योंकि लिस्ट ऑफ एक्सीलेंस के अलावा किसी और चीज का मतलब उसके लिए असफलता थी। पिछली बार आकाश लिस्ट ऑफ एक्सीलेंस में तीसरे स्थान पर था। उसने इस बार शाश्वती को चुनौती देने के लिए इस परीक्षा में भाग लिया था, लेकिन वो फिर से असफल हो गया था और पिछली बार से भी बदतर अंतर से। दर्शकों में बैठे आकाश के परिवार के सदस्य बहुत उदास दिख रहे थे। उत्कृष्टता सूची यानी कि लिस्ट ऑफ एक्सीलेंस में केवल 3 स्टूडेंट्स को ही स्थान दिया जा सकता था और आकाश का नाम अब यकीनन उसमें नहीं था। दर्शकों में बैठे सभी लोगों का, यहाँ तक कि स्टूडेंट्स भी सोच रहे थे कि उत्कृष्टता की सूची में 3 नाम होने चाहिए। सभी लोगों का अंदाजा था कि 2 नाम शाश्वती और कार्तिक होंगे, लेकिन अगर ऐसा था तो कौन था जिसने आकाश की जगह ले ली थी और उसे दूसरे स्थान पर संतोष करने के लिए मजबूर कर दिया था। ये बात ज्यादा रहस्यमयी इसलिए भी हो गई थी क्योंकि सभी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के नाम पुकारे जा चुके थे, कोई भी छूटा नहीं था। उपस्थित लोगों में काना फूसी शुरू हो गई थी। सभी लोग जानना चाहते थे कि वो तीसरा नाम कौन था। लोगों ने अपने चारों तरफ देखना शुरू कर दिया कि कहीं वो किसी स्टूडेंट का नाम भूल तो नहीं रहे थे। समीर पर इन सब बातों का कोई प्रभाव नहीं था। वो तो मयंक को ही देखे जा रहा था क्योंकि उसे विश्वास था कि 2 सूचियों के नामों की घोषणा होने के बावजूद मयंक इतना शांत इसलिए बैठा था क्योंकि अंदर से वो डरा हुआ था, लेकिन ऊपर से दिखावा कर रहा था। बहरहाल सीनियर टीचर्स में टॉप 3 रैंक को लेकर बहस चल रही थी। बचे हुए इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के दिल में तूफान मचा हुआ था क्योंकि वो सभी टॉप 3 में भी पहले नंबर पर आना चाहते थे। कार्तिक मन ही मन सोच रहा था कि इस बार वो शाश्वती को हरा पाएगा या नहीं। उसने तंत्र और जादू टोने के क्लब को ज्वाइन करने का फैसला किया था और उनसे वादा किया था कि इस बार क्वार्टरली परीक्षा में वो अच्छा परफॉर्म करके एक ऑफिशियल छात्र बनेगा, जिसका मतलब था कि शाश्वती को हराने का उसके पास ये आखिरी मौका था। आखिरकार टीचर्स में एक आम सहमति बनी और निर्णय लिया गया। लिखित रिजल्ट को एक टीचर प्लेटफॉर्म पर लेकर आए और पूरी भीड़ में एकाएक सन्नाटा छा गया। अंतिम निर्णय सुनने के लिए सभी के कान खड़े हो गए। लिस्ट ऑफ एक्सीलेंस में टॉप 3 स्टूडेंट्स में से तीसरे नंबर पर जिसका नाम पुकारा गया वो था कार्तिक। स्टूडेंट्स में कानाफूसी शुरू हो गई कि अगर कार्तिक तीसरे नंबर पर था तो आगे क्या होने वाला था।
कार्तिक हमेशा शाश्वती के पीछे रह जाता था। वो वही त्रासदी झेल रहा था जो आज आकाश झेल रहा था। लेकिन इसका कारण कौन था? कार्तिक के चेहरे पर घोर निराशा थी क्योंकि वो दुखी था। वो बहुत खोया हुआ लग रहा था और उसे अब किसी और बात से कोई मतलब नहीं रह गया था क्योंकि शाश्वती को हराकर पहला स्थान लेकर अपने क्लब में जाने का उसका सपना चकनाचूर हो गया था। सभी स्टूडेंट का दिमाग शाश्वती पर लगा हुआ था। हर बार कार्तिक उससे एक रैंक पीछे रह जाता था लेकिन इस बार तो वो तीसरे स्थान पर था। यानी इस बार कार्तिक के साथ और भी बुरा हुआ था और आकाश बेचारा तो दूसरी रैंक से ही संतोष करने को मजबूर हो गया था। लोगों की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। तभी टीचर ने उत्कृष्टता की सूची में नंबर 2 पर रहे स्टूडेंट का नाम अनाउंस किया। कौन था नंबर 2 पर? नालंदा यूनिवर्सिटी की इस महत्वपूर्ण परीक्षा में कौन दिखाएगा अपने कौशल के जौहर? जानने के लिए सुनते रहिए महाबली मयंक सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH-17 छुपा रुस्तम 2 नरेटर। पहले स्थान पर आए 3 स्टूडेंट्स के नाम अनाउंस किए जा रहे थे। पहला नाम कार्तिक का अनाउंस किया गया और जो दूसरा नाम अनाउंस हुआ उसे सुनकर सब चौंक गए। ये नाम था शाश्वती का और इस अनाउंसमेंट ने पूरी भीड़ को हैरान कर दिया। शाश्वती यूनिवर्सिटी में आने के बाद से किसी भी एग्जाम में दूसरे नंबर पर नहीं आई थी। वो हर बार उत्कृष्टता की सूची में पहले नंबर पर आती थी और इस बार वो दूसरे नंबर पर थी। ऐसा कैसे हो सकता था? और सबसे कमाल की बात थी कि जिन स्टूडेंट्स में शाश्वती को पीछे छोड़ने की क्षमता थी, यानी कि कार्तिक और आकाश, वो दोनों ही काफी पीछे रह गए थे। हर एक के मन में यही सवाल था कि आखिर यह छुपा रुस्तम कौन है। लोगों में एंजाइटी बढ़ रही थी और सभी चाहते थे कि इस सस्पेंस को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। कौस्तुभ ने अपनी मुठ्ठियां कसकर भींच रखी थी और वो एक अलग ही तरह से उत्साहित था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अचानक इस तरह से व्यवहार क्यों कर रहा था, या इसमें अब उत्साह वाली क्या बात बची थी, क्योंकि वो तो तीसरी रैंक पर था। लेकिन शायद वो अकेला था जो जानता था कि क्या होने वाला था। नाम अनाउंस करने वाले टीचर ने भीड़ की तरफ देखा और अंत में उनकी निगाहें एक स्टूडेंट पर रुक गई। टीचर खुद बहुत आश्चर्यचकित लग रहा था। 2 साल तक ये लड़का यूनिवर्सिटी में जीरो था और अब वो अचानक से हीरो बल्कि सुपरस्टार बनने जा रहा था। उन्होंने अनाउंस किया, टीचर, वो नालंदा यूनिवर्सिटी की क्वार्टरली परीक्षा की उत्कृष्टता की सूची में नंबर 1 रैंकिंग की पहली रैंक पर है मयंक गुप्ता। नरेटर। मयंक का नाम सुनते ही पूरी भीड़ चुप हो गई और सब जगह सन्नाटा छा गया। सब लोग हैरान थे, बल्कि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि सही नाम अनाउंस किया गया है। वो हर एक नाम के फर्स्ट आने की संभावना पर विचार कर रहे थे लेकिन मयंक के नाम के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा था और ये सब के लिए एक शौक था। वो स्टूडेंट जिसने 2 साल तक अपनी मर्जी से कोई एग्जाम इसलिए नहीं दिया था क्योंकि उसकी तैयारी ही नहीं होती थी, और जो 2 साल से मूलाधार चक्र में फंसा पड़ा था, वो लिखित परीक्षा का चैंपियन बनकर सामने कैसे आ सकता था। सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को ये किसी भद्दे मजाक की तरह लग रहा था। हालांकि जल्दी ही लोगों को इस बात का एहसास हो गया कि यूनिवर्सिटी के टीचर्स इस तरह की महत्वपूर्ण परीक्षा के समय इस तरीके का मजाक कभी नहीं करेंगे। मयंक का मजाक उड़ाने वालों के चेहरे उतर चुके थे और अनाउंसमेंट करने वाले टीचर के बगल में खड़ी मिस लोकमुद्रा हैरानी से मयंक को देख रही थी। उसने आगे झुककर ध्यान से अनाउंसमेंट कर रहे टीचर के हाथ में पकड़ी हुई लिस्ट को देखा क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके कानों ने सही नाम सुना है। वो आश्चर्यचकित थी क्योंकि उसे तो ये भी यकीन नहीं था कि मयंक इस परीक्षा को पास कर पाएगा, लेकिन उसने इतना अच्छा प्रदर्शन किया था कि उत्कृष्टता की सूची में भी पहले नंबर पर आया था। कुछ देर पहले तक मयंक को बुरा भला कहकर उसका अपमान करने वाले समीर का चेहरा उतर चुका था। उसे तो पक्का यकीन था कि मयंक को जल्दी ही यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा और उसने मयंक के विदाई समारोह के लिए एक लंबा अपमानजनक भाषण भी तैयार कर लिया था, लेकिन यहाँ तो पासे ही पलट गए थे। ये फिसड्डी मयंक नंबर 1 पर आ गया था। समीर तो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। इरावती की हालत भी खराब थी। वो इतने आश्चर्य में थी कि प्रतिक्रिया ही नहीं दे पा रही थी। वो कभी अनाउंसमेंट करने वाले टीचर की तरफ देख रही थी तो कभी मयंक की तरफ। अपना नाम पुकारा जाने पर मयंक खड़ा हुआ था और उसने झुककर सभी टीचर्स का अभिवादन किया था और उसके बाद मेहमानों का। वो वापस अपनी जगह पर बैठ गया। उसके चेहरे की शांत मुस्कान इस समय भी वैसी ही बनी हुई थी। उसके चेहरे से लग रहा था कि जैसे उसे पहले से ही पता था कि वो इस सम्मान के योग्य था और इस परिणाम में चौंकाने वाली कोई भी बात उसे नहीं लगी। स्टूडेंट हैरान थे कि उसे अपने आप पर इतना दृढ़ विश्वास कैसे था। कुछ स्टूडेंट सोच रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि मयंक ने पिछले 2 साल एग्जाम इसलिए नहीं दिए थे कि वह चुपचाप तैयारी करता रहा था ताकि एकदम से आकर अच्छा परफॉर्म करके धमाका कर दे। शाश्वती मयंक के बगल में ही बैठी थी। उसने अपना चेहरा घुमाकर अपनी खूबसूरत आंखों से मयंक को देखा। आज इस लड़के ने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके बावजूद शाश्वती बहुत ज्यादा निराश नहीं थी और न ही उसके चेहरे पर कार्तिक या आकाश के चेहरों जैसी कड़वाहट थी, बल्कि इस सब के बजाय वो बहुत उत्सुक और आश्चर्यचकित महसूस कर रही थी। जब पिछली रात को शाश्वती के पिता प्रोफेसर साहब मयंक को बेहोशी की हालत में घर लेकर आए थे तो उसका इलाज करते समय उन्होंने अपनी बेटी को बताया था कि वो बहुत पहले से जानते थे कि मयंक भी उनकी बेटी शाश्वती के जितना ही प्रतिभाशाली था। पहले पहल तो शाश्वती ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन उसके बाद से उसे क्वार्टरली परीक्षा का इंतजार था क्योंकि वो जानती थी कि इस बार मयंक को ये परीक्षा देनी ही पड़ेगी, वरना उसे बाहर निकाल दिया जाएगा और अगर वो परीक्षा देगा तो वो अपनी प्रतिभा को छुपा नहीं पाएगा। वो ये जानने के लिए भी उत्सुक थी कि उसके पिता ने अपना इतने सालों का नियम क्यों तोड़ा और मयंक को अपने छात्र के रूप में क्यों स्वीकार किया। लेकिन अब मयंक का जो रिजल्ट आया था उससे वो हैरान थी। तभी कार्तिक अपनी जगह पर खड़ा हुआ और बौखलाकर चिल्लाया, कार्तिक, हम स्टूडेंट्स के नंबर जोड़ने में कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है या फिर कॉपी जांचने में।
नैरेटर, उत्कृष्टता की सूची में तीसरे स्थान के रूप में सूचीबद्ध होना कार्तिक के लिए पहले से ही बहुत ज्यादा निराशाजनक था, और ऊपर से ये देखना कि उसे और शाश्वती दोनों को पीछे छोड़कर जो पहले नंबर पर आया था वो स्टूडेंट मयंक था, ये तो कार्तिक के लिए जैसे जीते जी मौत थी। रिजल्ट अनाउंस होने से कुछ देर पहले ही तो उसने मयंक को बुरी तरह से अपमानित किया था। वो अपनी हार को पचा ही नहीं पा रहा था, बल्कि उसे यह सोचकर ज्यादा बुरा लग रहा था कि ये सब कैसे हो गया। क्या मयंक का सरेआम अपमान करके उस समय वो अपने ही बेवकूफी साबित कर रहा था, क्योंकि मयंक ने तो अपने आप को साबित कर दिया था। कार्तिक का इल्जाम सुनकर प्लेटफॉर्म पर खड़े टीचर ने उसे घूर कर देखा और पूछा कि उसे क्या समस्या थी। कार्तिक एक सेकंड के लिए रुका और फिर उसने गुस्से से मयंक को देखा, फिर वो बोला, कार्तिक सर, मैं ये बात मान ही नहीं सकता कि मयंक जैसा फिसड्डी बच्चा अचानक इतना अच्छा परफॉर्म करके फर्स्ट आ सकता है। ये आज जानबूझकर शाश्वती की बगल में बैठा था और इसने शाश्वती की कॉपी में से नकल की होगी, तभी इसका इतना अच्छा स्कोर आया है। नैरेटर, मयंक से नफरत करने वाले स्टूडेंट्स की लंबी लाइन थी और उनको तो जैसे मौका मिल गया। कार्तिक की बात सुनकर समीर अपनी जगह पर खड़ा हुआ और बोला, समीर, हाँ सर, इस बात में जरूर कोई ना कोई राज है। इस मयंक ने निश्चित रूप से शाश्वती की कॉपी में से चीटिंग की है। नैरेटर, और इसके बाद भीड़ में से कई स्टूडेंट चिल्लाने लगे। वो सब के सब कार्तिक और समीर की बात से सहमत थे और बार बार ये इल्जाम लगा रहे थे कि मयंक ने नकल की है। प्लेटफॉर्म पर खड़े टीचर ने हाथ उठाकर भीड़ को शांत होने का इशारा किया और गुस्से में बोले, टीचर, आप सभी को क्या लगता है कि हम प्रोफेसर्स आखिर क्या है? सिर्फ बूढ़े लोगों का एक झुंड जिसकी आंखें नहीं है। नंबर 1 पोजीशन पर आए तीनों स्टूडेंट्स प्रोफेसर्स की सख्त नजरों से गुजरे हैं। तीनों की आंसर शीट को बारी बारी से 3 प्रोफेसर्स ने जांचा है। तो तुम्हें क्या लगता है कि अगर नकल की गई होती तो किसी का भी ध्यान नहीं गया होता? नैरेटर, इस बात ने जैसे बाकी स्टूडेंट्स के गुस्से पर ठंडा पानी डाल दिया। काफी सारे स्टूडेंट्स अब शांत होकर बैठ गए थे। मयंक अपनी जगह पर शांति से बैठा था और तनावमुक्त था। उसका मानना था कि सच्चाई सुनकर सभी का शक धीरे धीरे शांत हो जाएगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स इतनी जल्दी और आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। कार्तिक गुस्से में उत्तेजित हो गया और बोला, कार्तिक, आप सभी प्रोफेसर्स मेरे लिए आदरणीय हैं और मैं कभी भी आप लोगों के बारे में गलत नहीं सोच सकता। लेकिन मैं इस बात को नहीं मान सकता कि पिछले 2 साल तक लगातार अच्छी परफॉर्मेंस करने के बावजूद मैं नंबर 3 पर आया हूँ। और वो स्टूडेंट जिसने एक भी एग्जाम नहीं दिया और किसी भी प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लिया, वो अचानक पहले ही परीक्षा में भाग लेता है और सीधा नंबर 1 पर आ जाता है। नैरेटर, ऐसा लग रहा था कि जैसे कार्तिक ने मन ही मन ठान लिया है कि वो मयंक को उसके नंबर 1 के सिंहासन से खींच के नीचे गिराकर ही दम लेगा। प्लेटफॉर्म पर खड़े प्रोफेसर ने निराशा से कार्तिक को देखा। वो समझ रहे थे कि ये छात्र अपनी असफलता को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। एक प्रोफेसर होने के नाते वही ये भी जानते थे कि कभी कभी बहुत सफल छात्रों को भी असफलता का स्वाद चखना चाहिए, ताकि उन्हें जिंदगी में आगे चलकर ये याद रहे कि कभी भी महत्वपूर्ण सफलता आसानी से नहीं मिलती। उसके लिए आपको लगातार बार बार प्रयास करने करते हैं। कंसिस्टेंसी यानी कि लगातार की गई कोशिशों के बिना कार्तिक जैसा प्रतिभाशाली छात्र भी भविष्य में कभी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल नहीं कर सकता था। मयंक ने हैरानी से कार्तिक की तरफ देखा। सबके सामने अपने आप को शर्मसार करता हुआ भी ये लड़का अपनी बात पर मजबूती से अड़ा हुआ था। भीड़ में सब लोगों की निगाहें अब मयंक और कार्तिक पर थी, क्योंकि अब बात सबके सामने कार्तिक द्वारा सीधे सीधे मयंक पर इल्जाम लगाने पर आ चुकी थी। लोगों को उम्मीद थी कि मयंक के पास इस बात का कोई जवाब या सफाई नहीं होगी। यूनिवर्सिटी के एक और बुजुर्ग प्रोफेसर मंच पर आए और उन्होंने कार्तिक से पूछा, बूढ़े प्रोफेसर, क्या तुम खुद परीक्षाओं में स्टूडेंट्स को ग्रेड देना चाहते हो? नैरेटर, कार्तिक ने फौरन आदर से अपना सिर झुकाते हुए कहा, कार्तिक, नहीं प्रोफेसर, ऐसी बात तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि मयंक को मुझसे ज्यादा स्कोर क्यों मिला? मेरे जवाबों में क्या कमी थी? नैरेटर, बुजुर्ग प्रोफेसर कुछ देर तक शांत रहे, फिर उन्होंने कहा कि क्योंकि कार्तिक के साथ साथ कुछ और स्टूडेंट्स के मन में भी शंका थी, इसलिए प्रोफेसर्स का पैनल स्टूडेंट्स को कारण बताएगा। सभी छात्र और स्टूडेंट्स चुपचाप प्रोफेसर की तरफ ध्यान देकर उनकी बात सुनने लगे। वो उत्सुक थे कि कार्तिक जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट से आगे निकलने के लिए मयंक ने क्या जवाब दिए होंगे। प्रोफेसर ने कहा कि वो प्रश्न पढ़ेंगे और उनके बुलाने पर दोनों स्टूडेंट्स एक एक करके मंच पर आकर अपना जवाब सबको पढ़कर सुनाएंगे। प्रोफेसर ने पहला प्रश्न पढ़ा, बूढ़े प्रोफेसर, एक महाबली शूरवीर योद्धा और एक जादूगर के बीच अगर लड़ाई हो रही है और जादूगर की मौलिक आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो जाती है, तो अगर आप शूरवीर होते हैं तो आप क्या करते, और अगर आप जादूगर होते तो आप क्या करते? नैरेटर, और फिर उन्होंने कार्तिक से कहा कि उसने इस सवाल का जो जवाब लिखा है उसे अपनी आंसर शीट लेकर पढ़े। कार्तिक और मयंक के बीच की ये बहस किस दिशा में आगे बढ़ेगी? क्या कार्तिक का शक सही है कि नंबर देने में कहीं कुछ गलती हुई है? ये सब आपको जानना है तो सुनते रहिए महाबली मयंक, सिर्फ पॉकेट FM पर। CH18 कार्तिक वर्सेस मयंक। नैरेटर, सीनियर प्रोफेसर के मंच पर बुलाने पर कार्तिक बहुत उत्साहित होकर प्लेटफॉर्म पर गया और उसने अपना जवाब पढ़ना शुरू किया। कार्तिक, अगर मैं महाबली शूरवीर योद्धा होता तो मैं अपने हमले तब तक जारी रखता जब तक कि जादूगर की आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती और मेरे ताकतवर अंतिम प्रहार के साथ जादूगर की शक्ति और वो खुद समाप्त नहीं हो जाता। और दूसरी तरफ अगर मैं जादूगर होता तो मैं युद्ध के सेकंड हाफ में अपने प्रतिद्वंद्वी के कमजोर बिंदु को खोजने की कोशिश करता और मौका मिलते ही पूरी ताकत से हमला करता। नैरेटर, बहुत से लोग सहमति में सिर हिलाने लगे। उनके लिए कार्तिक का जवाब बेहतरीन था। बहुत से इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ने इससे मिलता जुलता ही जवाब दिया था, इसलिए सभी सोच रहे थे कि इतना बढ़िया जवाब देने के बाद कार्तिक गलत कहाँ रह गया। यहाँ तक कि मंच पर मौजूद VIP मेहमान भी हैरान रह गए। ये प्रश्न छात्रों की आपात स्थिति के अनुकूल होने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए दिया गया था। उनकी नजर में कार्तिक का जवाब बुरा नहीं था,
सभी सोच रहे थे कि मयंक ने इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया होगा। बूढ़े प्रोफेसर ने मयंक को आवाज दी और उसने कहा कि वो मंच पर आकर अपना जवाब पढ़कर सबको सुनाए। मयंक फौरन अपनी जगह से उठकर मंच पर पहुंचा और अपना जवाब पढ़ते हुए बोला, मयंक, आदरणीय, अगर मैं महाबली शूरवीर योद्धा होता तो मैं कभी भी अपने प्रतिद्वंद्वी को जवाबी कार्रवाई का मौका नहीं देता। जब तक वह गिर नहीं जाता मैं लगातार हमला करता ही रहता। और दूसरी तरफ अगर मैं जादूगर की जगह पर होता तो मैं सबसे पहले पवन तत्व को एकत्रित करता और मैं आसानी से बच जाता। अगर मैं किसी और तत्व का जादूगर होता तो मैं अपनी पूरी शक्ति से वंचित होने का नाटक करता, जिससे मेरा प्रतिद्वंदी सोचता कि मेरी शक्ति खत्म हो रही है और इसके बाद जैसे ही वो थोड़ा लापरवाह होता, मैं अपनी पूरी की पूरी शक्ति एक साथ इकट्ठी करके उस पर प्रहार करता। और वो एक ही हमला मेरे प्रतिद्वंदी को जमीन पर गिरा देने के लिए काफी होता। नैरेटर, बूढ़े प्रोफेसर ने मयंक से पूछा कि उसके इस जवाब की वजह क्या थी। मयंक ने एक पल सोचा और फिर बहुत विनम्रता से जवाब दिया, मयंक, अगर एक महाबली शूरवीर योद्धा और जादूगर के बीच में लड़ाई होती है तो शूरवीर अपनी शक्ति से जादूगर को खत्म कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि शूरवीर योद्धा की नींव पहले से ही बहुत मजबूत है। लगातार होते हमलों के बीच कोई भी गलती करने वाला एकमात्र व्यक्ति जादूगर ही होगा। कार्तिक के जवाब में गलती यह है कि अगर जादूगर योद्धा की कमजोरी का पता लगाने में सक्षम होता तो ऐसा उसने पहले ही कर लिया होता। वो युद्ध के सेकंड हाफ तक इंतजार क्यों करेगा? अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रतिद्वंद्वी आगे बढ़कर आप पर हमला करे तो फिर आपको इसकी कीमत भी चुकानी होगी। यानी कि अगर आप डिफेंसिव खेल रहे हैं तो आप खुद अपने प्रतिद्वंद्वी को एक बेहतर मौका दे रहे हैं। नैरेटर, मयंक का जवाब सुनते ही कार्तिक कांप गया, क्योंकि इस तरह से तो उसने सोचा ही नहीं था। मंच पर मौजूद पैनल के सभी लोग सहमति में सिर हिलाने लगे और अब सुनने वाले सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा था कि दोनों के जवाबों में इतना बड़ा अंतर ही उनके फाइनल स्कोर में इतने बड़े अंतर की वजह बना था। यूं ही कुछ और सवाल जवाबों का दौर चला और फिर बूढ़े प्रोफेसर ने कहा कि बूढ़ा प्रोफेसर, मैं अपना आखिरी सवाल पढ़ने जा रहा हूँ। नैरेटर, और उन्होंने सवाल पढ़ा, बूढ़ा प्रोफेसर, मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स और जादूगरों के समूह की लड़ाई हो तो कौन जीतेगा? बताइए। नैरेटर, कार्तिक खुद एक जादूगर क्लब से था, इसलिए उसका मानना था कि जादूगर मार्शल आर्ट के विशेषज्ञों से बेहतर होते हैं। उसने बहुत अभिमान के साथ जवाब दिया, कार्तिक, वैसे तो परिणाम को निर्धारित करना मुश्किल होगा, लेकिन अगर जादूगर अपनी जानकारी के उच्च स्तर पर है और दोनों पक्षों में सदस्यों की संख्या समान है तो निश्चित रूप से जीत जादूगरों की ही होगी। नैरेटर, बूढ़े प्रोफेसर ने मुस्कुराकर मयंक से उसके जवाब के बारे में पूछा। मयंक ने बहुत शांति से जवाब दिया कि मयंक, अगर हम 7 चक्रों की जागृति के बारे में बात कर रहे हैं तो ऐसे में मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स के पास जीत की संभावना ज्यादा है। लेकिन अगर इससे ऊपर जाकर तंत्र और मंत्र की बात कर रहे हैं तो जादूगरों के पास मौका ज्यादा होगा। नैरेटर, कार्तिक ने ठंडे स्वर में लगभग मयंक का मखौल उड़ाते हुए कहा, कार्तिक, तुम कितनी फनी बात कर रहे हो। अगर हम चक्रों की जागृति के बारे में बात करें तब भी कोई भी मार्शल आर्ट जानने वाला किसी जादूगर के खिलाफ कैसे जीत सकता है? इसके अलावा अगर हम तंत्र मंत्र पर चले जाएं तो जादूगरों के पास बढ़िया मौका नहीं होगा, बल्कि निश्चित तौर से जीत ही उनकी होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। नैरेटर, बूढ़े प्रोफेसर ने मयंक से कहा कि वो कार्तिक को अपना जवाब बताए और इस बिंदु को भी समझाए। मयंक ने कार्तिक की तरफ देखते हुए उससे पूछा कि मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स और जादूगरों के बीच किसके पास बेहतर फिटनेस, रफ्तार और सहन शक्ति है? कार्तिक फौरन बोला कि वास्तव में जादूगरों की भी कुछ कमजोरियां हैं, लेकिन मार्शल आर्ट करने वाले लोग जादूगरों के नजदीक कभी नहीं पहुंच सकते। मयंक ने एक बार अपने बूढ़े प्रोफेसर की तरफ देखा। बूढ़े प्रोफेसर ने अपनी आंखें झपकाकर और चेहरा हल्का सा झुकाकर मयंक को इशारा किया कि वो अपनी बात आगे कहे। मयंक बोला, मयंक, जागृति के साथ नए स्तर पर पहुंचे हुए व्यक्ति पर जादूगर दूर से अपना कोई मंत्र नहीं डाल सकता। अगर मार्शल आर्ट्स करने वाले एक चक्रव्यूह रचते हैं तो फिर जादू करने वालों के पास क्या योजना होगी? नैरेटर, कार्तिक ने झल्लाते हुए कहा, कार्तिक, ये एक निहायत ही बेवकूफाना सवाल है। वैसे हालात में मैं स्पष्ट रूप से पहले हमला करना चाहूंगा। और हाँ, तुम्हें ये भी बता दूं कि सातों चक्र जागृत करने वाले लोगों की अपेक्षा जादूगरों के पास ज्यादा ताकत होती है और बहुत शक्तिशाली मंत्र होते हैं। नैरेटर, मयंक ने उसकी बात से विचलित हुए बिना कहा, मयंक, मान लो आप हमला करते हो और मैं डिफेंसिव होकर पीछे हट जाता हूँ। उसके बाद आप पीछे हटते हैं और मैं आपको चक्रव्यूह में घेर लेता हूँ, तो आप क्या करेंगे? नैरेटर, मयंक के शब्दों ने कई सीनियर प्रोफेसर्स और यहाँ तक कि कई सम्माननीय अतिथियों को भी झकझोर कर रख दिया। सभी आश्चर्यचकित थे क्योंकि मयंक बहुत शांति से अपनी युद्ध की योजनाएं बता रहा था। और वॉरक्राफ्ट या युद्ध कौशल सिखाने वाला कोई भी व्यक्ति इस बात को अच्छे से समझता है कि युद्ध की कोई भी योजना गुस्से में नहीं बल्कि शांत दिमाग से सोच समझकर ही बनाई जा सकती थी है। अगर युद्ध का बहुत अनुभव रखने वाले किसी व्यक्ति ने ये बातें कही होती तो किसी को हैरानी नहीं होती, लेकिन ये शब्द नालंदा यूनिवर्सिटी के अनुभवहीन युवक मयंक के थे। उसकी युद्ध रणनीति ने मार्शल आर्ट एक्सपर्ट और जादूगरों दोनों की ताकत और कमजोरियों के साथ साथ इनके बारे में मयंक की डिटेल्ड समझ को दिखाया और ये भी बताया कि वो इस ज्ञान को अपनी योजनाओं में शामिल करने के लिए सक्षम था। सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली बात सबको ये लगी कि मयंक की रणनीति बहुत शानदार थी। जहां आक्रमण करना है वो अटैक करने के लिए तैयार था, और कहां डिफेंसिव होना जरूरी है उसे उस बात का भी पता था। इसके अलावा वो अपने मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स की फिटनेस, सहनशक्ति और रफ्तार को लेकर भी जागरूक था, और यही चीज उन्हें जादूगरों की तुलना में हमेशा तेज बनाती है। कार्तिक को इस बिंदु को समझाने के बाद मयंक ने कार्तिक से कहा कि सातों चक्र जागृत करने के बाद जादूगर दूर से हमला नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऐसी हालत में फंसने पर जादूगर को ज्यादा कुछ नहीं करना होता, उसे सिर्फ खुद ही अपनी शक्ति को समाप्त कर देना होता है। कार्तिक अभी भी हार मानने के मूड में नहीं था।
उसने कहा कि सातों चक्र जागृत कर लेना मनुष्य को बहुत ऊंची और परिष्कृत अवस्था में ले जाता है। अगर जादूगर अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वे भी ताकत, सहनशक्ति और रफ्तार में मार्शल आर्ट एक्सपर्ट से कभी नहीं हारेंगे। और मयंक ने उससे कहा कि मयंक, तुमने सबसे पहले यही तो कहा था कि जागृति और चक्रों की अवहेलना करके जादूगर केवल अपने तंत्र मंत्र पर काम करेंगे, और मैं शुरू से यही कह रहा हूं कि एक बार जब जादूगर चक्र जागृत करते समय छठे चक्र तक पहुंच जाते हैं तो उन्हें अपनी ओरिजिनल आध्यात्मिक शक्तियों के साथ साथ स्वर्ग और पृथ्वी के बीच मौजूद दूसरी आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। इस पर ध्यान फोकस किए बिना वो कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्हें टोना टोटका में प्रशिक्षण पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जितनी ऊर्जा वो अपनी उन्नति के लिए लगा सकते हैं वो बहुत सीमित है। दूसरी तरफ मार्शल आर्ट एक्सपर्ट के लिए ये समस्या नहीं है। वो जितनी मेहनत करेंगे उनके लिए उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि उनका स्किल और फिटनेस बढ़ती जाएगी। नैरेटर मयंक ने बहुत साधारण शब्दों में डिटेल में कार्तिक को सब कुछ समझाया और उसे ये एहसास कराया कि वो जादूगरों के बेहतर होने की बात पर अड़ा हुआ था, लेकिन जो ज्यादा मेहनत करेगा वही क्लब बेहतर होगा। जस्ट बिकॉज आप एक क्लब से हैं इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि वही लोग जीतेंगे। बूढ़े प्रोफेसर ने अपना चश्मा ठीक किया और दोनों स्टूडेंट्स को कहा, बूढ़ा प्रोफेसर, बस काफी हो गया, अपनी अपनी जगह पर जाए। मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स के लिए साधना के ऊंचे स्तरों पर जाकर जीतना आसान क्यों हो जाएगा, इसके पीछे का कारण जानने के लिए आप खुद मेहनत कीजिए। याद रखें, खुद को और दूसरों को समझना ही जीत की असली कुंजी है। बलवान कोई भी हो सकता है, चाहे वो किसी भी आर्ट को सीखे। और कार्तिक, अगर हम आपको मयंक के खिलाफ उचित परिस्थितियों में लड़ाई में खड़ा करते हैं तो इस तैयारी के साथ आपका हारना तय है। नैरेटर, नालंदा यूनिवर्सिटी की ये लिखित परीक्षा इतनी महत्वपूर्ण इसलिए मानी जाती थी क्योंकि सब जानते थे कि इन युवाओं में से किसी को भी युद्ध का कोई वास्तविक अनुभव नहीं था, लेकिन लिखित परीक्षा के द्वारा इनके दिमाग की सोच और इनकी बुद्धि की परख की जाती थी। और यही इस परीक्षा का उद्देश्य था। कार्तिक बहुत उदास नजर आ रहा था और उसने सिर झुकाकर अपने बूढ़े प्रोफेसर को देखकर कहा कि उसने अपनी हार स्वीकार की। बूढ़े प्रोफेसर ने कार्तिक की ओर देखा और मन ही मन ये समझ लिया कि अभी भी कार्तिक के लिए वास्तविकता को स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल था। आखिरकार युवाओं की सोच को बदलना इतना भी आसान नहीं होता। बहरहाल बूढ़े प्रोफेसर ने घोषणा की, बूढ़ा प्रोफेसर, नालंदा यूनिवर्सिटी की क्वार्टरली एग्जाम की लिखित परीक्षा आज यहाँ समाप्त होती है। परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कल भी जारी रहेगा। नैरेटर, इस घोषणा के बाद सभी छात्र छात्राएं एक एक करके अपनी जगह से खड़े होने लगे। वो मंच पर जाकर वीआईपी मेहमानों का अभिवादन करना चाहते थे और उसके बाद अपने परिवार से आए लोगों से भी मिलना चाहते थे। हालांकि अभी तक केवल लिखित परीक्षा का ही अंत हुआ था, इसलिए छात्रों को अपनी अपनी भावनाओं को काबू में ही रखना था। बहुत सी निगाहें मयंक पर पड़ रही थी। पिछले 2 सालों से लगातार एक हारे हुए और कमजोर स्टूडेंट की तरह बार बार उसका मजाक उड़ाया गया था, लेकिन आज उसने सभी को पूरी तरह से चौंका दिया था। आखिर कौन सोच सकता था कि वो अपनी पहली ही लिखित परीक्षा में पूरी यूनिवर्सिटी में पहला स्थान हासिल कर लेगा। कार्तिक मयंक के पास आया और बोला, कार्तिक, मैंने आज तक तुमसे जो कुछ भी कहा था मैं उन शब्दों को वापस लेता हूँ। मुझे लगता है कि तुमने जो 2 साल बर्बाद किए हैं उनमें तुमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अगर ऐसा है भी तो कागज पर लिखी हुई हर बात तब तक बेकार है जब तक तुम शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हो। तब इस सारे ज्ञान का कोई फायदा नहीं है। बिना किसी शक्ति के तुमको हराना किसी के लिए भी एक चींटी पर पैर रखने जितना ही आसान होगा। नैरेटर, क्या कार्तिक का मयंक से अभी भी बहस करना ठीक है? क्या होगा अगर कार्तिक के उकसाने पर इन दोनों में यही झगड़ा शुरू हो गया? जानने के लिए सुनते रहिए महाबली मयंक, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH-19 लामड़ी ने फांसा दिया। नैरेटर, मयंक ने एक पल ध्यान से कार्तिक की बात सुनी और फिर बोला, मयंक, आज तुम्हें जितनी शर्मिंदगी हुई है उसके बाद तुम खुद को बेहतर महसूस कराने की कोशिश कर रहे हो क्या? कितनी शर्म की बात है। क्या तुम वाकई चाहते हो कि मैं तुम्हें एक चींटी समझकर तुम पर कदम रख दूं? नैरेटर, मयंक के इतना कहते ही कौस्तुभ खड़ा हो गया। उसका लंबा चौड़ा बलशाली शरीर कार्तिक के सामने था। पतले दुबले मरियल से कार्तिक का दम एक पल में घोटने के लिए कौस्तुभ का एक मुक्का ही काफी था। पलक झपकते ही कार्तिक के हाव भाव बदल गए और अब वो पहले से भी बदतर लग रहा था। बेशक उसने कौस्तुभ के बारे में बहुत कुछ सुना था। इस लड़के कौस्तुभ ने 2 साल पहले एक सीनियर स्टूडेंट के सारे दांत सिर्फ इसलिए तोड़ दिए थे क्योंकि उसने उसके दोस्त मयंक का अपमान किया था। और यही नहीं, मुक्का मारकर उसके दांत तोड़ने के बाद कौस्तुभ ने उसे कॉलर से पकड़कर यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर भी फेंक दिया था। तब से किसी भी स्टूडेंट की हिम्मत नहीं होती थी कि कौस्तुभ की मौजूदगी में वो मयंक का अपमान करने के बारे में सोचे भी। समय बीतने के साथ बहुत से लोग इस हादसे के बारे में भूल गए थे, लेकिन कार्तिक को ये याद था। वो फौरन एक कदम पीछे हट गया। उसने मयंक को गुस्से में देखा और बोला कि वो उसे कल देख लेगा, और इतना कहकर वहां से निकल गया। जाने से पहले कार्तिक शाश्वती पर एक भरपूर नजर डालना नहीं भूला। वो अभी भी चुपचाप मयंक बगल में बैठी हुई थी। शाश्वती के सामने अपनी बेइज्जती को कार्तिक के लिए आसानी से स्वीकार करना मुश्किल था और इसीलिए उसका मूड बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। वो फौरन वहां से निकल गया। मयंक ने देखा कि समीर अभी भी अपनी जगह पर बैठा उसे ही देख रहा था। मयंक को याद आया कि समीर ने उसे आज क्या कुछ नहीं सुनाया था, और इसके बाद उसने समीर को एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दे दी। ये मुस्कान समीर को ये बताने के लिए काफी थी कि बिना कुछ कहे भी मयंक उसे ताना मार रहा था। समीर को गुस्सा आ गया और वो बोला, समीर, पूरे 2 साल तक तू छुपे रुस्तम की तरह अपना राज छुपाने में बहुत अच्छे से सफल रहा। भले ही तूने अपना बिल्कुल भी स्पिरिचुअल या मेंटल डेवलपमेंट नहीं किया है, फिर भी तूने परीक्षा में बड़े अच्छे नंबर ले लिए। लेकिन ये याद रखना कि इसके बावजूद कुछ नहीं बदला है। आज भले ही तू फर्स्ट आ गया हो, लेकिन आने वाले दिनों में तू हारकर वापस अपनी पुरानी हालत पर जाने वाला है। अगर तूने फिर से अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो तुझे यूनिवर्सिटी से निकाल तो दिया ही जाएगा।
सोच कितना मजा आएगा जब तू अपना सामान उठाकर सिर झुकाए यूनिवर्सिटी के मेन गेट से बाहर चलकर जा रहा होगा। नरेटर मयंक ने सिर्फ एक शब्द कहा, बेवकूफ। और ये शब्द समीर के चेहरे की मुस्कान छीनने के लिए काफी था। इस एक शब्द ने उसे याद दिला दिया कि मयंक ने पिछली बार भी क्लास में सबके सामने उसकी बेइज्जती की थी। समीर के मुंह से मयंक के लिए सीधे गाली निकली, समीर साला हरामी, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। नरेटर मयंक ने मुस्कुराकर चारों तरफ देखा। इस वक्त वह घमंड और गर्व से भरा हुआ था। आखिरकार वो फर्स्ट आया था। पहले से ही बहुत सारे लोग थे जो उसे पसंद नहीं करते थे और आज रिजल्ट के बाद में ऐसे लोगों की संख्या में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ था। लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं थी जो शर्मिंदा थे और उससे नजरें नहीं मिला पा रहे थे। ठीक इसी वक्त शाश्वती अपनी सीट से धीरे धीरे उठी और बाहर जाने के लिए आगे बढ़ी। कुछ कदम चलकर वह अचानक रुकी और मुस्कुराती हुई पीछे मुड़ी। इस पल में वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मयंक बस उसे देखता ही रह गया। वो मयंक से बोली, शाश्वती मुझे कल के तुम्हारे प्रदर्शन को देखने का इंतजार रहेगा। नरेटर शाश्वती की मुस्कुराहट देखकर वहां मौजूद कई लड़कों का दिल पिघल सा गया। हालांकि यह मुस्कान उनके लिए नहीं थी बल्कि ये मयंक के लिए थी। शाश्वती चली गई थी लेकिन उसकी मुस्कान और उसकी निगाहें अभी भी बहुत से लड़कों के दिल में खलबली मचा रहे थे। मयंक ने फौरन महसूस कर लिया कि लोगों की आंखों में उसके लिए नफरत बढ़ गई थी। अभी कुछ ही देर पहले जो लड़के उसकी तरफ नजर उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, वो भी अब उसे शुद्ध घृणा से देख रहे थे। लोगों का बस चलता तो वो अभी उसका खून कर डालते। ये सब देखकर मयंक कल्पना कर सकता था कि आने वाले दिनों में उसके साथ क्या होने वाला था। और अब जाकर बेचारे मयंक को शाश्वती की उस मनमोहिनी मुस्कान का राज समझ में आ गया। अपनी मां रद्द करने के लिए अब वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि डैमेज ऑलरेडी किया जा चुका था। मयंक को लुभावनी मुस्कुराहट देकर शाश्वती उसे सबका दुश्मन बना गई थी और उसकी टेंशन बढ़ा गई थी। उसने मन ही मन शाश्वती को जी भर के कोसा। आखिर लोमड़ी ने उसे फंसा ही दिया था। अगले दिन की हलचल के बारे में सोच सोचकर मयंक बेचारा परेशान था, जबकि बाकी लोगों को सिर्फ और सिर्फ उससे जलन हो रही थी। सब यही सोच रहे थे कि शाश्वती जाते समय उसे देखकर क्यों मुस्कुराए। क्या ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते थे? फिर वो खुद को ही समझा रहे थे कि ऐसा होना असंभव था क्योंकि मयंक एक बहुत ही कमजोर और फिसड्डी स्टूडेंट माना जाता था और शाश्वती यूनिवर्सिटी की टॉपर होने के अलावा बेहद खूबसूरत और प्यारी लड़की थी। बेचारे लड़के मन ही मन खुद को ये कहकर समझा रहे थे कि लिखित परीक्षा में मयंक के बहुत अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए शाश्वती थोड़ी सी उत्सुक इच्छुक हो गई होगी और इसलिए उसने मयंक से बात कर ली होगी। यूनिवर्सिटी के सारे स्मार्ट, इंटेलिजेंट, गुड लुकिंग लड़कों को छोड़कर शाश्वती इस हरामी मयंक को क्यों जानती थी? इस बात का जवाब किसी लड़के के पास नहीं था, लेकिन सभी खुद को और एक दूसरे को समझाने के लिए तरह तरह के कयास लगा रहे थे। अंत में जब बेचारे लड़कों को कोई बात समझ में नहीं आई तो वो एक दूसरे को यही कहकर दिलासा देने लगे कि भले ही मयंक ने आज कमाल कर दिया था लेकिन अगले दिन जो प्रतिस्पर्धा होनी है और परीक्षाएं होने वाली थी उसमें वो निश्चित तौर पर फेल होकर इस यूनिवर्सिटी से बाहर होने वाला था। सच में क्या होना था ये तो कोई नहीं जानता था, लेकिन दिल बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा था। जब स्टूडेंट्स को मैदान से चले जाने का आदेश मिला तो मयंक और कौस्तुभ वहां से दर्शक दीर्घा की तरफ निकल पड़े जहां मयंक के पिता हर्षवर्धन उनका इंतजार कर रहे थे। मयंक के करीब आते ही उसके पिता उत्साह से बोले, हर्ष, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। यकीन नहीं होता तो तुम मेरे ही बेटे हो। नरेटर इरावती के पिता भी खड़े हुए और उन्होंने हंसते हुए कहा, शौर्य, शुक्र है कि तुम खुश हो, वरना अभी थोड़ी ही देर पहले तो तुम दुआएं मांग रहे थे कि तुम्हें मयंक की जगह अगर इरावती जैसी एक बेटी हुई होती तो ज्यादा अच्छा होता। अब वो सारे शब्द कहाँ गायब हो गए। वैसे मयंक बेटा, तुमने वाकई आज कमाल कर दिया। तुमने तो इरावती को भी पीछे छोड़ दिया। बधाई हो। नरेटर मयंक के पिता मुस्कुराए और उन्होंने शौर्य प्रताप से कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी, इरावती ने भी अच्छा परफॉर्म किया था। और दोनों मुस्कुराने लगे। मयंक के पिता ने उसे अपने पास बुलाकर कहा कि वो उससे कुछ बात करना चाहते थे। जब वो दर्शकों की भीड़ से थोड़ा दूर अकेले में पहुंच गए तो मयंक के पिता ने उससे कहा, हर्ष, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम इरावती के प्रति व्यवहार क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें कोई और लड़की पसंद आ गई है? और मुझे ईमानदारी से सच सच बताना। नरेटर मयंक को अपने पिता का सवाल बहुत अजीब लगा। उसे लगा कि शाश्वती ने उसे जो प्यारी मुस्कान दी थी शायद उसके पिता ने भी देख ली और उन्हें कोई गलतफहमी हो गई है। इस वक्त वो कुछ भी जवाब देने की हालत में नहीं था तो उसने अपने पिता से कहा, मयंक, अगर आप मेरा रिलेशनशिप स्टेटस जानना चाहते हैं तो यह अभी कॉम्प्लिकेटेड है। मैं इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कह सकता। आप इस बात को छोड़ दें, मैं खुद ही निपट लूंगा। नरेटर मयंक के पिता एक पल सोचते रहे और फिर उन्होंने उससे कहा, हर्ष, ठीक है, मैं इस बात के लिए तुम पर विश्वास कर सकता हूँ। तुम खुद देख लेना, लेकिन मुझे कल के लिए बहुत चिंता है। लिखित परीक्षा तो तुमने पास कर ली, लेकिन कल क्या होगा? नरेटर बाप बेटे के बीच हल्की फुल्की बातचीत के बाद मयंक ने गंभीर होकर अपने पिता से पूछा, मयंक, पापा, क्या हमारे परिवार के वंश में कोई ऐसा व्यक्ति हुआ है जिसने अपने सातों चक्र जागृत करके पंचतत्वों की ताकतों को भी प्राप्त किया हो और वो जादू और मंत्रोच्चार में भी अच्छा हो? नरेटर हर्षवर्धन वो को अब एहसास हुआ कि क्या हो रहा था। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि ऐसा कमाल उनके परिवार के वंश में रह चुका था और फिर उन्होंने मयंक से पूछा कि क्या उसके चक्र जागृत हो चुके थे। नरेटर जब मयंक ने इस सवाल के जवाब में हाँ कहा तो हर्षवर्धन के उत्साह का कोई पार नहीं रहा। बहुत ज्यादा खुश होकर उन्होंने अपने बेटे के कंधे पर जोर से हाथ मारा। मयंक के चेहरे पर दर्द के भाव देखकर उन्होंने अपनी हथेली पीछे हटा दी। मयंक बोला, मयंक, क्या कर रहे हो पापा? खैर, अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि अगर हमारे परिवार के पूर्वज बहुत महान रह चुके हैं तो फिर हमारे बीच में मैं अकेला ही क्यों हूँ जिसमें कोई विशेष प्रतिभा जागी है? नरेटर मयंक के पिता ने बात को हल्के में लेते हुए कहा कि यह सब उनकी कोशिशों के कारण हुआ था।
मयंक ने गुस्से में मुंह फेर लिया। उसे अपने पिता पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके पिता ने कहा कि वो जाकर मयंक के कोच को ये खुशखबरी सुनाएंगे क्योंकि वो मयंक के लिए बहुत ज्यादा खुशी महसूस करेंगे और ये भी हो सकता था कि मयंक के चक्र जागृत होने की बात सुनकर वो अगले ही दिन आकर उससे मिल भी ले। ये बात सुनते ही मयंक की आंखों में उम्मीद की चमक जाग गई। उसे याद आया कि जब वह छोटा बच्चा था तब उसके कोच जो उसके गॉडफादर भी थे, उन्होंने मयंक से कहा था कि एक दिन उसके सभी चक्र जागृत होंगे। अब ऐसा हो गया था। मयंक अपनी सफलता के बारे में जानने के बाद अपने कोच के चेहरे की खुशी को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। जब ये दोनों बातें कर रहे थे तो शौर्य प्रताप ने भी अपनी बेटी से बात करना शुरू किया। उनकी बातें इरावती की पढ़ाई लिखाई और उसकी परफॉर्मेंस से होती हुई इरावती और मयंक के रिश्ते तक पहुंच गई। और उन्होंने साफ साफ इरावती से पूछ लिया कि क्या उसे पता था कि मयंक ने शाश्वती से बातचीत करना कब से शुरू किया था और क्या शाश्वती से मिलने के बाद से मयंक इरावती के साथ बुरा व्यवहार करने लगा था। शौर्य प्रताप की आवाज और लहजे से साफ पता लग रहा था कि वो बहुत नाराज थे। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, शौर्य, रिश्ते तब चलते हैं जब आप उन्हें संभाल कर रखते हैं। तुम मयंक को सालों से जानती हो। तुम लोग हमेशा आपस में बहस और मजाक करते रहते हो। कभी भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिसके बारे में तुम आपस में बैठकर बात न कर सको। तुम दोनों के बीच में अगर कोई तीसरा कदम रखने की हिम्मत कर रहा है और ये तुम्हारी तरफ से हो रहा है तो ये बहुत बड़ी अशिष्टता है। अगर यूं छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर तुम भी मुंह मोड़ लोगी तो रिश्ते की विदाई समझ लो। जहां तक मयंक की बात है, वो तो बचपन से ही ऐसा है, हमेशा मजाक करता रहता है और उसे अपनी लिमिट बचपन से ही समझ नहीं आती है। नैरेटर, क्या इरावती को होगा मयंक के प्रति अपने गलत व्यवहार का एहसास? क्या वो मयंक से कर पाएगी बात या अब इन दोनों के बीच कोई तीसरा आ गया है? ये सब आपको जानना है तो सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर महाबली मयंक। CH20 साजिश की आहट। नैरेटर, ये तो बिल्कुल साफ था कि इरावती के पिता उसके और मयंक के झगड़े से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्होंने इरावती को डांटते हुए कहा, शौर्य, वो तुमसे साथ में पढ़ाई करने और प्रतिस्पर्धा की तैयारी करने की बात करने के लिए आया था और तुमने क्या किया? साथ में किसी चीज की तैयारी करने और डेट पर जाने में बहुत फर्क है। और जहां तक कौस्तुभ की बात है तो वो तुमसे नाराज कैसे नहीं होगा? तुमने सबके सामने उसे और मयंक को अनफ्रेंड किया और ये सब होने के बाद में तुमने आकाश से बात की। क्या अब तुमने मयंक के बारे में सोचना बंद कर दिया है? और तुमने उसके साथ जो भी व्यवहार किया है वो उसे कैसे भुला पाएगा, कभी सोचा है? नैरेटर, इरावती को साफ साफ समझ आ गया कि उसके पिता का इशारा किस तरफ था। उसने अपने पिता से कहा, इरावती, आकाश और मेरे बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। आप तो जानते ही हैं कि माया मेरी बेस्ट फ्रेंड है और आकाश उसका कजन है। इसलिए हम दोनों केवल साथ में शिकार वाली प्रतिस्पर्धा में इकट्ठे भाग लेने गए थे और कुछ भी नहीं। अच्छी ग्रेड लाने के लिए मैं किसी इंटेलिजेंट स्टूडेंट का साथ चाहती थी और कुछ भी नहीं। नैरेटर, इसके बाद इरावती ने और मजबूती के साथ अपनी बात कही। वो बोली, इरावती, मुझे भी अच्छे से पता है कि मयंक को हर बात पर मजाक करना और चुटकुले बनाना पसंद है पापा, लेकिन अब हम दोनों बड़े हो गए हैं। उसने जिस तरीके का मजाक किया वो भी पूरी क्लास के सामने, डेफिनेटली उसने अपनी लिमिट क्रॉस की। मुझे लगता है कि माया का कहना बिल्कुल ठीक है कि हमें कुछ समय के लिए एक दूसरे से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। नैरेटर, शौर्य प्रताप ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा, शौर्य, मुझे पता है कि आकाश और तुम्हारे बीच कुछ भी नहीं चल रहा है, लेकिन मयंक को सबके सामने ठुकराने के बाद तुम सरेआम किसी दूसरे लड़के के साथ घूम रही हो। क्या यह अजीब नहीं है? तुमको इतनी सी बात समझ में नहीं आती? नैरेटर, अपनी बेटी को घूरते हुए शौर्य प्रताप पहले से ज्यादा गंभीर लग रहा था। उसने अपनी बेटी से कहा, शौर्य, तुम और मयंक एक दूसरे को बचपन से जानते हो। तुम्हारे हर्षवर्धन अंकल और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमने सोचा था कि अपनी दोस्ती को और आगे मजबूत करने के लिए हम तुम दोनों का रिश्ता कर देंगे और इसमें तुम्हारी पसंद का भी हमने ध्यान रखा, लेकिन तुमने मुझे शर्मिंदा किया है इरावती। नैरेटर, इरावती बहुत मजबूत और स्ट्रांग हेडेड लड़की थी, लेकिन इसके बावजूद वो अपने आप को रोने से नहीं रोक पाई क्योंकि उसने शायद ही कभी अपने पिता को अपने साथ इस तरह सख्त होते देखा था। वो बहुत असहज महसूस कर रही थी। उसने अपने पिता की तरफ देखा और बोली, इरावती, मुझे उम्मीद है कि मैंने जो कुछ भी किया उससे आपके और हर्षवर्धन अंकल के रिश्ते खराब नहीं हो रहे हैं। हम दोनों ही अब बड़े हो गए हैं और हमारी पसंद नापसंद बदलने लगी है। यकीन मानिए, हमें अपनी पसंद पर कभी भी पछतावा नहीं होगा। नैरेटर, शौर्य प्रताप ने गुस्से में अपनी बेटी से कहा, शौर्य, लड़की, कहना मानना सीखो। क्या तुम्हें एहसास भी है कि जो कुछ भी तुम कर रही हो वो अपनी हर्ट फीलिंग्स को छुपाने का एक मैकेनिज्म था? मयंक के रूखे व्यवहार से तुम हर्ट थी और इसलिए तुमने उसे इतने भयानक तरीके से सबके सामने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि तुमको कहीं ना कहीं लगा था कि तुम उसकी लीग से बाहर हो गई हो। तुम्हें लगता है कि तुम कोई भी डिसीजन लेने के लिए बहुत मैच्योर हो, लेकिन तुम्हें ये भी बताना चाहूंगा कि दोस्ती इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। उसके बिना जिंदगी में कुछ नहीं है। आगे क्या होगा ना मैं जानता हूँ न तुम, लेकिन मयंक की दोस्ती को खोने का तुम्हें कभी ना कभी पछतावा जरूर होगा। अगर मयंक पहले की तरह फिसड्डी बन जाता है तो शायद तुम्हें कभी दुख ना हो, लेकिन जिस तरह से वह आज स्टार बनकर चमका है, अगर वो फ्यूचर में ही ऐसा परफॉर्म करता रहेगा तो मुझे दिल पर हाथ रखकर बताना, क्या तुम्हें अपने किए पर थोड़ा सा भी पछतावा नहीं होगा? नैरेटर, हालांकि इरावती को अपने किए पर इस वक्त कोई पछतावा नहीं था, लेकिन अपने पिता का गुस्सा देखते हुए और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए इरावती ने उनसे कह दिया कि हाँ, उसे अपने किए पर पछतावा था, खास तौर पर बदले हुए मयंक को देखने के बाद। और इसके बाद वह चुप रही। उसके पिता अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए थे। वो बोले, शौर्य, मैंने मयंक को बचपन से देखा है। ऊपर ऊपर से वो बहुत आलसी और लापरवाह दिखता है, लेकिन अंदर से वो एक चीते की तरह फुर्तीला और चौकन्ना है। वो इस यूनिवर्सिटी में पिछले 2 सालों से दूसरों का अपमान सह रहा है।
क्या तुम्हें नहीं लगता कि कोई और होता तो वो अपनी सहनशीलता खो देता? मयंक ने बहुत ज्यादा सहनशीलता दिखाई है। वो कोई सामान्य लड़का नहीं है जिसको खोने पर तुम्हें कोई पछतावा नहीं होगा। और मेरी यह बात हमेशा याद रखना। नैरेटर। इसके बाद शौर्य प्रताप राठौड़ ने अपनी बेटी को विदा दी और अपने दोस्त के साथ वापस लौट गए। इरावती के कानों में अपने पिता के शब्द गूंज रहे थे, लेकिन वो वापस छात्रावास में चली गई। मयंक भी चलता हुआ छात्रावास की तरफ आ रहा था कि उसे मिस लोपामुद्रा दिखाई दी। मिस लोपामुद्रा को देखते ही मयंक ने अपनी तर्जनी अंगुली से ऊपर आसमान की ओर इशारा किया। आत्मविश्वास की मजबूत भावना के साथ वह मुस्कुराया। उसके इशारे का मतलब था कि बस थोड़ा इंतजार करें और फिर देखिएगा मैं क्या करता हूँ। मिस लोपामुद्रा ने उसे देखा और वो जल्दी वापस चली गई। मयंक ने जो भी किया उससे वह बहुत परेशान थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये लड़का क्वार्टरली परीक्षा की लिखित परीक्षा में सफल हो सकता है। उसका सिर यह सोचकर चकरा रहा था कि कहीं ये मयंक कल और एक चमत्कार ना कर बैठे। और अचानक उसने महसूस किया कि उसके दिल में उम्मीद और अपेक्षाओं की एक अजीब सी नई भावना जाग गई है। धीरे धीरे भीड़ यूनिवर्सिटी के दरवाजे से बाहर चली गई और मैदान शांत हो गया। हालांकि कल ये जगह आज से भी ज्यादा व्यस्त होने वाली है। ये परीक्षा और इससे जुड़ी गतिविधियां पूरे शहर का ध्यान हमेशा से खींचती रही है। सारे रिजल्ट्स की घोषणा होने के बाद यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ी भीड़ को जब पता चला कि मयंक ने आज कितना कमाल किया है, तो किसी के लिए भी यह विश्वास करना आसान नहीं था कि शाश्वती और कार्तिक जैसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को हराकर मयंक जैसे बच्चे ने जीत हासिल की थी। लोग इस कुख्यात लड़के को पहले से जानते थे, लेकिन उसकी बेसिर पैर की हरकतों और उसकी बेशर्मी के कारण, इस चमत्कार के कारण सभी लोग रोमांचित महसूस कर रहे थे। दोपहर के भोजन के समय नालंदा यूनिवर्सिटी की मेस के अलावा कैंपस में बने हुए अलग अलग छोटे रेस्टोरेंट भी पूरी तरह से भरे हुए थे। यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार के बगल में एक बहुत बड़ा फैंसी रेस्टोरेंट बना हुआ था, जिसके अंदर एक ग्रुप बैठा हुआ अपनी योजनाएं बना रहा था। रेस्टोरेंट के फैमिली रूम में आकाश नंदा अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठा हुआ था। आकाश की कजन माया के पिता रोशन लाल नंदा इस बड़े से परिवार के मुखिया थे और वही इस फैमिली मीटिंग का नेतृत्व कर रहे थे। उनके साथ एक और बुजुर्ग व्यक्ति भी बैठे हुए थे। इन दोनों की बातचीत से साफ था कि ये दोनों भी कभी नालंदा यूनिवर्सिटी में ही पढ़ते थे हुए बहुत काबिल स्टूडेंट्स में गिने जाते थे। रोशन लाल बोले, रोशन, आज भी कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं फिर से वही लापरवाह जवान लड़का बन जाऊं, लेकिन अब यह असंभव है। अब मैं दुनियादारी और फैमिली की जिम्मेदारियों से दब चुका हूं और वो जुनून जो मेरे पास हुआ करता था, अब वो जैसे कहीं गायब हो गया है। नैरेटर। रोशन लाल से बात कर रहे बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, रोमिल, क्या आप वाकई सीरियस हैं? जरा खुद को देखिए, आप ये कितने प्यारे और प्रभावशाली परिवार के मुखिया हैं। इतनी ताकत होते हुए भी आप कितने विनम्र हैं, और मैं तो बस यूनिवर्सिटी में यहाँ से वहाँ घूमता रहता हूँ और अपने छात्रों को कुछ तंत्र मंत्र सिखा देता हूँ, बस इतना ही। नैरेटर। दरअसल यह विनम्र बुजुर्ग आदमी यूनिवर्सिटी में यूं ही इधर उधर घूमता नहीं रहता था। ये पृथ्वी तत्व के क्लब के निदेशक रोमिल नेदुम्परम्बिल थे, जो कि जादू टोना और तंत्र मंत्र में पारंगत थे। यानी ये यूनिवर्सिटी की 7 विशेषज्ञता वाली शाखाओं में से एक के हेड होने के साथ ही एक जाने माने और बहुत काबिल टीचर्स में से एक थे, जो अपने काम के विशेषज्ञ थे। जब उन्होंने अपने आप को मामूली कहा तो रोशनलाल मुस्कुराते हुए बोले, रोशन, आप रहने दीजिए, सबको पता है कि आप कितने महत्वपूर्ण पद पर हैं। वैसे मुझे किसी काम में आपकी मदद की जरूरत है। नैरेटर। जब रोमिल नेदुम्परम्बिल ने पूछा कि वह किस तरह की मदद चाहते थे, तो रोशनलाल बोले, रोशन, आपसे तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। आप मेरे परिवार की स्थिति को जानते ही हैं। कल फर्स्ट आने के लिए जबरदस्त प्रतिस्पर्धा होगी। मेरे भाई के बेटे आकाश के बहुत से क्लासमेट उसके खिलाफ कल प्रतिस्पर्धा में उतर रहे हैं। लेख छोटी ई न यकीन मानिए, कल की परीक्षा हारने की जोखिम हमारा आकाश नहीं उठा सकता। हो सकता है कि आज वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया हो, लेकिन मुझे कल के लिए बेहतर तैयारी करने में उसकी मदद करनी होगी। आप जानते हैं कि वो प्रतिभा और शक्ति में कम नहीं है। वो 17 साल की उम्र में ही 7वें चक्र को जागृत करने ही वाला है, और उसके बाद परीक्षा भी दे रहा है। अगर वो कल परीक्षा नहीं देता है, तो अफवाहें और आलोचना हमारे परिवार की इज्जत को बर्बाद कर देंगी। बहुत काबिल और पुराने यूनिवर्सिटी टीचर होने के साथ साथ रोमिल नेदुम्परम्बिल परीक्षाओं के महत्व और उनकी सच्चाई को समझते थे। हालांकि वो रोशनलाल की बातों से प्रभावित नहीं हुए थे, लेकिन वो ये तो समझ ही रहे थे कि रोशनलाल अपने बेटे की खातिर उनसे याचना कर रहे थे। उन्होंने रोशनलाल जी कहा, रोमिल, आपको तो पता ही होगा कि इस परीक्षा में भाग लेने वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स 6ठे चक्र तक पहुंच गए हैं। बस आप ये कोशिश कीजिए कि कल की वाद विवाद प्रतियोगिता में आकाश बहुत अच्छा प्रदर्शन करे। अगर वो ऐसा करता है तो मैं पैनल से उसे चैंपियन बनाने के लिए कुछ ठोस तर्क रखकर उसकी सिफारिश कर पाऊंगा। नैरेटर। रोशनलाल ने शाश्वती को लेकर अपनी असुरक्षा को जाहिर किया और बोले, रोशन, शाश्वती भी कल इस वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग ले रही है और निश्चित रूप से चैंपियन वही बनेगी। लेकिन अगर किसी कारण से कल वो प्रतियोगिता में नहीं पहुंच पाई, तो निश्चित रूप से मेरे बेटे का ही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होगा और वो फर्स्ट आ जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो आप ही हैं जो कल इन बच्चों का भविष्य तय करेंगे। अगर आपको भविष्य में अपने क्लब या किसी और काम के लिए कुछ कैपिटल, मेरा मतलब है धन चाहिए या और कुछ भी चाहिए, तो मुझे बताइएगा, मैं सब संभाल लूंगा। नैरेटर। रोमिल नेदुम्परम्बिल समझ गए थे कि रोशनलाल उन्हें रिश्वत पेश कर रहे थे। उन्होंने कहा, रोमिल, आप निश्चिंत रहिए, समझ लीजिए कि आपका काम अब मेरा काम है। नैरेटर। रोशनलाल ने अपने माथे का पसीना पोंछा और बोले, रोशन, आकाश हमारे खानदान में इकलौता लड़का है। कल सुबह जब हमारा बेटा एग्जामिनेशन हॉल में कदम रखेगा, तो उसे आपकी मदद की बहुत जरूरत होगी। हमारी दोस्ती की खातिर उसे प्रोत्साहित करना और उसकी मदद करना। नैरेटर। रोशनलाल ने रोमिल नेदुम्परम्बिल से हाथ मिलाया और दोनों ने अपना अपना शराब का प्याला उठाया और पूरा पी लिया। दरअसल इस कमरे के अंदर बड़े ही सौहार्दपूर्ण ढंग से एक गहरी साजिश रची जा रही थी।
क्या होगा इस साजिश का परिणाम? क्या प्रोफेसर रोमिल नेदुम्परम्बिल का ईमान डोल जाएगा या वो सच का साथ देंगे? जानने के लिए सुनते रहिए महाबली मयंक, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कहानी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो पढ़ते रहिए कहानी महाबली मयंक। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं तो हमें और अधिक मोटिवेशन मिलती है इस तरह के और कंटेंट बनाने के लिए। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।